यस हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। देखो आज हम लोग जो है सीबीएसई बोर्ड का जो अभी पेपर हुआ था 27 फरवरी को, उसे आज हम लोग करने वाले हैं सॉल्व। हाँ, सीबीएसई बोर्ड का जो पेपर होता है वो इंग्लिश मीडियम के लिए तो होता ही है, साथ में पेपर जो होता है हिंदी मीडियम में भी होता है। तो क्योंकि हमारा जो केमिस्ट्री का जो पेपर है यूपी बोर्ड का, वो भी हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। तो हिंदी के बच्चे भी होते हैं, क्योंकि आप लोग हमसे हिंदी में पढ़ते हो केमिस्ट्री। तो आज मैं जो है सीबीएसई बोर्ड का ही जो 27 फरवरी को पेपर हुआ है केमिस्ट्री का, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर के आया हूं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग जो है उस कंप्लीट पेपर को कर लेंगे सॉल्व। और हो सकता है कि आपके सीबीएसई बोर्ड का जो क्वेश्चन है उसी टॉपिक से उठा हुआ क्वेश्चन डिक्टो आपके पेपर में भी आ सकता है। अगर नहीं भी आता है तो आपको इतना आइडिया मिल जाएगा कि पेपर की डिफिकल्टी लेवल कैसी होती है, पेपर किस तरह से पूछे जाते हैं, और आपका जो है एक प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है ना। तो अगर आपने पेपर नहीं देखा है सीबीएसई बोर्ड का, तो आप जाओ मेरे यूट्यूब चैनल का जो कम्युनिटी है ना, लिंक कम्युनिटी में मैंने इसका लिंक दिया हुआ है। तो आप वहां पे जाकर के ना लिंक पर क्लिक कीजिए और आप जाकर पूरा पेपर डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, और वहां से उस पेपर को डाउनलोड करने के बाद में आप पहले उसे स्वयं से एक बार अटेम्प्ट कीजिए, है ना। और स्वयं से करने के बाद आप अगर किसी क्वेश्चन में फंस जाते हो तो आप फिर ये वीडियो को ना देखना, उसके सॉल्यूशन को समझना। ठीक है, कि कैसे किया गया है सॉल्व। ठीक है, तो चलिए करते हैं क्लास स्टार्ट आज की, है ना, और हम लोग सॉल्व कर लेंगे पेपर। तो देखो ये रहा। अब क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में जो है टोटल 16 क्वेश्चन आते हैं मल्टीपल चॉइस के। ठीक है, उसमें 4 क्वेश्चन जो होते हैं वो होते हैं कौन से, हाँ, असर्शन रीजन, ऐसे क्वेश्चन जो कि नीट वगैरह या जेई मेंस ना जो पेपर होते हैं उनमें आते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या बोलता है। अच्छा, अब ये पेपर जो है आप लोग डाउनलोड कर लो पहले, ठीक है ना, और आपके पास ना होना भी जरूरी है। तो देखो पहला क्वेश्चन जो है आपके पास वो है वैद्युत रसायन से, एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन, ठीक है ना, जो कि हाँ कोलराउस के लॉ पर, नियम पर आधारित है। तो मैं पेपर हाथ में ले लेता हूं। ठीक है, सिखाओगा मैं क्वेश्चन यहां से पढ़ लूंगा। यहां पर आप क्वेश्चन देख लीजिए, यहां स्क्रीन पर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमसे कह लेता है कि आपके पास में जो लैम्डा नॉट एम दिया हुआ यानी कि मोलर आयनिक चालकता, जी हाँ, तो लैम्डा नॉट किसका, कैल्शियम 2+ आयन का देखो आपको दिया हुआ है कितना, 119। ठीक है, 119 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। ठीक है, और यहां पर इसमें है Cl- आयन का जो है वो इसमें दिया हुआ है, बताओ कितना, 76.3 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। ठीक है, एक्चुअली ना इसमें यहां पर लिखा हुआ था तो मैं यहीं से काम कर लेता है ना, चल कोई नहीं। देखो अब आपको क्या निकालना है, आपसे ये पूछ रहा है कि कैल्शियम क्लोराइड के लिए सीमांत मोलर चालकता का मान बताओ कितना होगा। तो अगर आप लोग यहां देखें तो CaCl2 की जो होगी सीमांत मोलर चालकता वो क्या होगा, लैम्डा नॉट, या फिर आप यहां पे क्या लगा लो, इन्फिनिटी या फिर नॉट, बात देखिए। ठीक है ना, Ca आएगा 2+ आयन प्लस, अगर ये पानी में जाएगा तो जो ना 2Cl- आयन में टूटता है, तो हम 2 इंटू क्या लेंगे बताओ, लैम्डा नॉट Cl- आयन लेंगे। ठीक है, अब देखो कैल्शियम हमारे पास कितना है, 119 है, प्लस 2 गुना Cl का कितना बताओ, 76 है, 76.3। इसको आप लोग गुना करके जोड़ो, 119 प्लस गुना करने से, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 6 18 हो जाएगा, पॉइंट 3 6 सॉरी गलत हो गया, 2 तिया 6, 2 6 12 है ना, 2 तिया 6, 2 6 12, 2 7 14 और 1 15, यह आपको हो जाएगा 152.6। इसको जोड़ लोगे कितना आएगा बताओ, 9 2 11 5 6 7 1 और 1 271.6। कोई इसमें ऑप्शन है क्या, देखना 271.6, देखो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। ठीक है ना, चलो अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो देखो इसमें क्या आ रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, हाँ कितना बढ़िया क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित अभिक्रिया पर विचार कीजिए, करिए विचार। देखो ये फॉर्मल्डिहाइड है और ये क्या बताओ, ये भी फॉर्मल्डिहाइड है। सांद्र पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को आप लोग डाल करके गर्म करोगे, जी हाँ, ये कैनिजेरो अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, आपको पहचान में आना चाहिए। फॉर्मल्डिहाइड देखो मैंने कैसे पहचाना, ये एक एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के पास अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, अल्फा क्या होता है देखो सुनो, ये हो गया CHO और ये क्या हो गया CH3, ये है एसिटल्डिहाइड है। ठीक है, एसिटल्डिहाइड या फिर आप कह लो इथेनॉल है ये,
इसमें जिस कार्बन पर कौन है बताओ, एल्डिहाइड है, उससे अगला कार्बन कौन होता है, अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है आप उसे बोलते हो अल्फा हाइड्रोजन। अगर अल्फा हाइड्रोजन है तब तो ये एल्डोल संघनन देता है, अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तब ये एल्डोल संघनन नहीं देता है, तब ये कैनिजेरो अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। तो अगर आपको नहीं पता कि कैनिजेरो अभिक्रिया क्या होता है तो मैं आपको समझा दूं कि कैनिजेरो के अंदर हम लोग वो लेते हैं एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। मतलब ऐसे HCHO हो गया, आप इसे बोलते हो फॉर्मल्डिहाइड। इस फॉर्मल्डिहाइड को ही ऐसे लिखते हैं स्ट्रक्चर के रूप में, ठीक है। तो फॉर्मल्डिहाइड यानी कि जिस पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ऐसा एल्डिहाइड जिस पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो क्या करता है, सांद्र पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कॉस्टिक सोडा, या फिर आप यहां पर NaOH भी ले सकते हो, अभिक्रिया करता है। और अगर हीट होगा तो हीट करने के बाद में क्या होगा, देखो हीट करने के बाद में हमको देगा दो उत्पाद, एक तो बनाएगा एल्कोहल, ये बनेगा तुम्हारा मिथेनॉल। अब यहां पर फॉर्मल्डिहाइड है तो एक तो एल्कोहल में चेंज होता है और दूसरा पोटेशियम लवण में चेंज होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का पोटेशियम लवण। तो दूसरा क्या बनेगा बताओ, COO और यहां पर K है ना, H। अब देखो ये क्या है, ये हमारा हो गया पोटेशियम एसीटेट बोलते हैं इसको, पोटेशियम एसीटेट बोलेंगे, ठीक है ना, पोटेशियम एसीटेट हम इसको बोलते हैं। और ये क्या बताओ, ये हमारा है मिथेनॉल, मिथेनॉल। तो आप इसे एक बार ध्यान से देखो कि कौन सा है। यूपी बोर्ड में क्वेश्चन जो है कैनिजेरो रिएक्शन पेपर में आ सकता है और इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, मेरा मन कहता आएगा तो इसलिए आएगा। और ये उसका एग्जांपल होगा कैनिजेरो। अब क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में देखो उसने कैनिजेरो से नहीं पूछा नाम से, उसने सीधा क्या दिया, रिएक्शन दे दिया। तो जब उसने रिएक्शन दिया तो आपको रिएक्शन याद होना चाहिए। हो सकता है आपसे कैनिजेरो पूछ लेगा, हो सकता है आपसे वो रिएक्शन देकर के पूछ लेगा, है ना, तो आपको आना जरूरी है। तो बताओ इसका सही ऑप्शन क्या होगा, मिथेनॉल पोटेशियम फॉर्मेट, क्योंकि आप इसको फॉर्मेट भी बोलते हैं, एसीटेट बोल दो या फिर फॉर्मेट, सॉरी एसीटेट में, एसीटेट आप नहीं बोलते ना, फॉर्मेट बोलोगे, ठीक है, फॉर्मेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फॉर्मेट, क्योंकि फॉर्मेट ना, ये फॉर्मेट, ये क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड होता है, तो फॉर्मल्डिहाइड से फॉर्मेट बनता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, तो मिथेनॉल होगा और पोटेशियम फॉर्मेट होगा। बाकी हम इसका देख लेते हैं, इथेनॉल बिल्कुल नहीं हो सकता, मिथेनॉल नहीं हो सकता, पोटेशियम एसिटेट बिल्कुल नहीं, ये भी गलत, ये भी गलत, ये गलत। ऑप्शन ए क्या इसका करेक्ट होगा, ठीक है ना। और हम लोग इसी को बोलते हैं क्या, पोटेशियम फॉर्मेट, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। देखो यहां पर मैं आपको पता है न्यूमेरिकल के साथ साथ में ना, मतलब कि जो है मैं इसका कॉन्सेप्ट भी आपको समझा रहा हूं, मतलब क्वेश्चन बहुविकल्पीय है लेकिन मैं उसका आपको क्वेश्चन भी समझा रहा हूं, है ना। क्वेश्चन यही है भैया। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्नलिखित अम्लों में से कौन विटामिन सी को निरूपित करता है। देखो भैया ये जो क्वेश्चन है ये जैविक अणु यानी कि बायोमोलिक्यूल से है, तो विटामिन सी का केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो इस चैप्टर को ना मैं अभी वन शॉट करने वाला हूं, ठीक है, इस वीडियो के बाद में ही आपको ना मिल जाएगा देखने को वन शॉट, ठीक है। अब वहां पर पेपर में क्या आएगा, जैविक अणु से मैं इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर लाऊंगा आधे घंटे या 1 घंटे के आसपास का, जो कि इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, ठीक है। बस आपको वही पढ़ना है, पेपर में उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलता है एल्डिहाइडों के विरचन के लिए रोजनमुंड अपचयन प्रयुक्त होता है। बताओ रोजनमुंड अपचयन क्या होता है, बताओ आप। रोजनमुंड अपचयन अगर मैं आपको समझाऊंगा ना तो आप समझ जाओगे। मेरे पास कौन होता है, एसिल समूह होता है, देखो R होता है, C डबल बॉन्ड O और ये Cl हो गया। हम इसे क्या बोलते हैं, कार्बोनिल, है ना, तो कार्बोनिल हैलाइड हो गया। अब अगर हम इसके अंदर PD और साथ में क्या इसमें कहते हैं, मतलब बेरियम सल्फेट, BaSO4, इसका सही ऑप्शन जो होगा ए होगा। रोजनमुंड अगर आप लोग जानते हो रिएक्शन तो इसमें पता है क्या बनता है, इसमें आपको एल्डिहाइड बनता है RCHO, ठीक है ना। आप यहां पर R के स्थान पे ना वो भी ले सकते हो क्या, बेंजाइल, मतलब ये देखो ध्यान से, पेपर में आपको देखने को मिल सकता है भैया क्वेश्चन, फिर मत कहना हमने आपको समझाया नहीं है। पेपर 7 मार्च को है, मैं ये आपको आज 4 मार्च को समझा रहा हूं, तो क्वेश्चन पेपर में यहां से आ सकता है, ध्यान रखना। रोजनमुंड क्या होता है, इसमें हम लोग बेंजोइल क्लोराइड, हम इसे बोलते हैं बेंजोइल, हम इसे बोलते हैं बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है ना। तो बेंजोइल क्लोराइड में आप अगर PD और BaSO4 डालोगे तो आपको डायरेक्ट क्या मिलता है बताओ, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। हम इसे क्या बोलते हैं, रोजनमुंड, रोजनमुंड अपचयन, ठीक है ना। ये अपचयन हो गया तो उसमें H जुड़ गया ना, Cl भग गया, H जुड़ गया, अपचयन हो गया। तो सही ऑप्शन बताओ क्या इसका, हाँ PD और साथ में BaSO4 बेरियम सल्फेट, ठीक है। अगला जो इसमें क्वेश्चन है वो बताओ क्या नीचे देखो,
SN1 अभिक्रिया किसमें तीव्रता से होगा? अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। देखो दिए गए विकल्पों में से कौन सा एल्कील हैलाइड SN1 अभिक्रिया तीव्रता से करेगा? कितनी बार मैं आपको समझा चुका हूं कि SN1 SN2 से क्वेश्चन पक्का आता है एग्जाम में, ठीक है। 100% आएगा। मेरा मन फिर से कह रहा है यूपी बोर्ड में भी SN1 SN2 अभिक्रिया आएगा तो आएगा, ठीक है। आज 4 मार्च मैं आपको बोल रहा हूं, पेपर में आएगा 7 मार्च को, ध्यान रखना। SN1 में क्या बोलते हो? SN1 अगर SN1 है, आपको तो याद करने का ट्रिक बता रहा हूं। अगर SN1 है तो 2 पद में होता है अभिक्रिया, 2 पद में होगा, 2 पद में होगा। अगर 2 पद में होगा तो इसमें क्या बनता है? इसमें कार्बोकैटायन बनता है, कार्बोधनायन बनता है। और आपको ध्यान रखना है कार्बोधनायन जो सबसे अधिक जो स्थायी होता है, जो स्टेबल होता है, वो 3 डिग्री होता है। तो 3 डिग्री कौन बताओ? R डैश और ये R प्लस आयन, 3 डिग्री कार्बोधनायन अधिक स्थायी होता है, इसलिए 3 डिग्री कार्बोकैटायन यानी 3 डिग्री बनेगा उसमें। तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड SN1 अभिक्रिया के प्रति तीव्र करेगा। तो अब आपको यहां पर क्या देखना है कि 3 डिग्री कौन सा? देखो ये जो C है, ये C जिस पर Br है वो 3 अन्य कार्बन से अटैच है, तो 3 डिग्री हमारा ये हो गया। देखो यहां पर क्या है, ये जो हमारा कार्बन है, जो कार्बन है जिस पर Br है वो अन्य 2 कार्बनों के साथ में क्या है? अटैच है। तो आप इसको बोलोगे 2 डिग्री, सॉरी 1 डिग्री, हाँ नहीं 2। CH हो गया, इधर Br हो गया, एक CH3 इधर, एक CH3 इधर, ये 2 डिग्री होता है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो सीख लो, ये 2 डिग्री होता है, ये 2 डिग्री हो गया कार्बन। अब देखो यहां पर क्या C, यहां पर Br है, यहां पर कौन? यहाँ CH3 है, यहां पर क्या है? CH3, और यहां पर भी क्या है? CH3, 3 है ना, देखो इसमें 3 है, देखो ये रहा। तो 1 2 3 हो गया, ये 3 डिग्री हो गया। अब क्या देखो इसमें इधर ये रहा। अब यहां जो Br है, Br वो जिस कार्बन से अटैच है वो एक ही से अटैच है, तो ये क्या हो गया? ये तुम्हारा 1 डिग्री हो गया। यहां देखो इसमें ध्यान से, यहां भी क्या है? ये CH2 है, इसके पास Br है, और एक C ये हो गया, है ना। ये भी क्या है? 1 डिग्री है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा बताओ? A, ठीक है ना। 3 डिग्री कार्बोकैटायन स्थायी होता है, तो 3 डिग्री जो होगा एल्किल हैलाइड अधिक तीव्रता से करेगा अभिक्रिया SN1 के प्रति, और इसका जस्ट उल्टा SN2 करता है। देखो सीख जाओ, मैं आपको कॉन्सेप्ट भी यहां से समझा रहा हूं, पेपर में जो आता है, फिर मत कहना बताया नहीं। पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और जो फिजिकल है, इसी क्वेश्चन पेपर की हेल्प से आप समझ जाओगे बहुत अच्छे से। तो सुनो, SN2 बात करें इसकी, SN2 अभिक्रिया की। अब आपको SN2 SN1 पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, पढ़ा दिया मैंने आपको। यहाँ पे SN2 जो होता है केवल एक ही पद में खत्म हो जाता है अभिक्रिया। अब अगर एक ही पद में खत्म होता है तो इसको भीड़ भाड़ की आवश्यकता नहीं चाहिए। 1 डिग्री कार्बन जो जिसमें भी होगा एल्किल हैलाइड में, वो अधिक करेगा तीव्रता से, ठीक है ना। अगर इसी क्वेश्चन में हमसे पूछता कि बताओ SN1 किस में सबसे तेज होगा, तो भैया देखो इसमें 2 डिग्री ये है, 3 डिग्री ये है, इसे काट दो आप, ये भी 1 डिग्री और ये भी क्या है? 1 डिग्री, तो दोनों में क्या होगा? तीव्र होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि नीचे दिए हुए 3D श्रेणी के तत्वों में कौन सर्वाधिक संख्या में ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाता है? यानी कौन सर्वाधिक संख्या में क्या करता है? ऑक्सीडेशन संख्या दर्शाता है, ऑक्सीकरण। अब बताओ 3D, आपको याद होगा मैंने आपको लिखवाया था ना, क्या कौन कौन? स्कूटर, टीवी, कार, मशीन, फ्रिज को कौन? नीकू जी ले गए। और क्या आपको देखो ये 3D संक्रमण श्रेणी है, ध्यान रखना। कौन है ये? 3D संक्रमण श्रेणी है। इसमें सबसे अधिक जो होता है मैग्नीज +7 ऑक्सीकरण संख्या दर्शाता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। देखो क्योंकि डी में कितने होंगे? इसमें कुल 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 7 त्याग देगा, ठीक है ना। तो कुल +3 है ना, सॉरी ये जो मैग्नीज है ये +7 अवस्था में हो सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा बताओ? ये रहा, मैग्नीज है तो कहीं, ये रहा, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, देखो अगला हमारे पास क्या? ये अरेनियस समीकरण। अगला क्वेश्चन क्या बताओ? ये केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गतिकी, इसका मैं कंप्लीट लेक्चर जो है वो डाल चुका हूं। अगर आपको नहीं पता तो आप जब चेक करो प्लेलिस्ट, ठीक है। अब मैं इसका एक 1 शॉट में फुल रिवीजन लेकर के आने वाला हूं, ठीक है ना। कहता है अरेनियस समीकरण का सही कौन सा व्यंजक है गणितीय? देखो आप ध्यान रखना, वैसा K होता है AE - EA/RT। चेक करो ये कौन सा इसमें है, ये होता है अरेनियस समीकरण, ठीक है। इसका सही ऑप्शन जो वो कौन सी होगा, ठीक है ना।
देखो ए क्यू, देखो ए में क्या है, ए में क्या हो गया, ए में यहाँ पर क्या हो गया, माइनस आ गया, नहीं हो सकता। ई की यहाँ पर बताओ, ए ही नहीं है, नहीं गलत हो गया, ए है, ये करेक्ट है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या आ गया बताओ, माइनस आ गया, ए अपॉन आर टी, यहाँ पर माइनस नहीं आना था, ठीक है। देखो इसमें क्या आ गया, ए में क्या गलत है, ए में ऊपर माइनस में नहीं है, एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा, है ना। अब बढ़ते हम लोग आगे, देखो ध्यान से सुनो, ये कहता है इसमें तृतीय एमीन की पहचान कीजिए। तो तृतीय एमीन, एन ये होता है अमोनिया, अगर इसके पास एक एच हट करके आर जुड़ गया तो क्या बोलते हैं बताओ, 1 डिग्री। अगर आर इसके पास 2 लग गया, कितने लग गए, तो 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, 1 डिग्री अमीन हो गया भाई, क्या हो गया ये, 1 डिग्री अमीन हो गया, ये 2 डिग्री अमीन हो गया, 2 डिग्री अमाइन हो गया। अगर यहाँ पर एक भी एच नहीं है, ध्यान रखना, अगर एन के पास एक भी एच नहीं है तो 3 डिग्री, ये क्या बोलता है, तृतीय अमीन कौन सा होगा, ये पहला ऑप्शन है करेक्ट, ठीक है ना। देखो ये क्या बोलता है, कीटोन में ग्रीनयार अभिकर्मकों की योगज अभिक्रिया के पश्चात डाइल्यूट अम्लों द्वारा जल अपघटन से निर्मित होता है। भाई हमसे ध्यान रखना, मैंने आपको समझाया था ना, ग्रीनयार अभिकर्मक कौन होता है, याद कर लो, RMGX, याद होगा तुमको, RMGX हम लोग कहते हैं ग्रीनयार अभिकर्मक। अगर ये कीटोन में जुड़ेगा, पहले बात करते हैं एल्डिहाइड की, अगर ग्रीनयार RMGX, अगर आपने RMGX को किससे जोड़ दिया, कीटोन से, ROR, ठीक है ना, और कीटोन में जोड़ने के बाद में अगर आपने इसको जलीय अपघटन कर दिया H3O+, ठीक है ना, तो आपको हमेशा 2 डिग्री अल्कोहल देगा। क्या देगा, 2 डिग्री, मतलब द्वितीयक अल्कोहल आपको हमेशा देता है, द्वितीयक अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। गलत बोल दिया, 2 नहीं मिलेगा, 3 डिग्री, क्या मिलता, 3 डिग्री अल्कोहल मिलेगा आपको, 3 डिग्री। 2 डिग्री आपको एल्डिहाइड से मिलता है। देखो एल्डिहाइड RCHO, फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ करके, फॉर्मल्डिहाइड यानी कि मिथेनल को छोड़ करके जितने भी एल्डिहाइड हैं, ये RMGX के साथ में, RMGX के साथ में अभिक्रिया करेगा। और अगर आप इसमें H+ आयन जोड़ डाल दोगे, किसमें, जलीय अपघटन कर दोगे, अगर आप इसका जलीय अपघटन अगर आप कर दोगे इसका, तो आपको क्या मिलेगा, 2 डिग्री अल्कोहल। क्या मिलेगा बताओ, 2 डिग्री अल्कोहल। ग्रीनयार अभिकर्मक के साथ जब भी रिएक्शन होगा, अगर फॉर्मल्डिहाइड यानी मिथेनल है, तब आपको मिलेगा प्राथमिक अल्कोहल। तो आप ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन यहां से ये भी पूछ सकता है कि बताओ ग्रीनयार अभिकर्मक से आप प्राथमिक अल्कोहल कैसे बनाओगे। सिंपल सी बात है, प्राथमिक अल्कोहल बनाने के लिए हमको फॉर्मल्डिहाइड यानी मिथेनल को लेना पड़ेगा ग्रीनयार के साथ में, और फिर हम उसका जलीय अपघटन कर देंगे, तुम्हें क्या मिलेगा, प्राथमिक अल्कोहल, ठीक है। और फिर अगर हम लोग कीटोन लेंगे तो क्या मिलेगा, तृतीय अल्कोहल। एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर जो भी लोगे 2 डिग्री आपको मिलेगा, ठीक है ना, अल्कोहल। यहां पर क्या बोलता है, ग्रीनयार के साथ कीटोन लोगे, कीटोन, तो क्या बताओ, तृतीय अल्कोहल का इसमें है कहीं, सी, इसका सी करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है ना, तृतीय अल्कोहल। अब कहता है शून्य कोटि की रासायनिक अभिक्रिया के लिए ग्राफ दिया गया है। देखो ढाल क्या है, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि भैया हमारे पास जो अगर शून्य कोटि की अभिक्रिया है, ध्यान रखना, अगर शून्य कोटि की रिएक्शन है तो होता है R मतलब होता है अभिकर्मक की सांद्रता, सॉरी रिएक्टेंट की है लेकिन टाइम टी पर, ठीक है, टाइम टी पर ये क्या होता है, ये होता है R0 माइनस KT, ठीक है भाई, क्या होता है, ये होता है समीकरण शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण, ठीक है। देखो अब यहां जो R0 है ना, ये पॉजिटिव में है और K किसमें बताओ, माइनस में है। अगर हम देखो भाई यहां पर क्या है, R की सांद्रता कहां पर है, Y अक्ष पर है, और टाइम कहां पर, इस पर है, तो y इक्वल टू अगर मैं mx प्लस c से मिलाऊंगा तो बताओ c का मान कितना आएगा, c का मान हमारे पास में आ जाएगा कितना, R0, ठीक है ना, और k जो होगा माइनस का होगा, ठीक है, वो क्या होगा, वो ढाल होगा, ढाल मतलब कि m। तो इसका सही ऑप्शन कौन होगा बताओ, B, इसका सही ऑप्शन ना B होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट होगा B, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जाओ देखो अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, 11वां क्वेश्चन है, लाइनिंग आ गई। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दी हुई अभिक्रियाओं के लिए अभिकर्मकों के साथ सुमेलित कीजिए, है ना, मतलब उसके आपको मिलान करना है। देखो ऐसा क्वेश्चन यूपी बोर्ड में नहीं आता, सीबीएसई बोर्ड में आता है, लेकिन मैं इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के बाद में आपको गारंटी देता हूं कि आप बहुत कुछ सीखोगे यहां से। जो पूरे सिलेबस है ना, वो इस पेपर की हेल्प से आपको रिवाइज हो रहा है,
ठीक है, तो आपको फायदा मिलेगा। मैं यहाँ पर आपको मैं कॉन्सेप्ट भी समझा रहा हूं, पेपर में क्वेश्चन यहां से आएगा, मैं फिर कह रहा हूं आएगा आएगा तो आएगा। देखो क्या बोलता है, प्राथमिक एल्कोहल का एल्डिहाइड में ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीकरण किस होता था बताओ, जब भी मेरे पास प्राथमिक एल्कोहल होता है, क्या होता है बताओ, प्राथमिक एल्कोहल होता है, अगर ये एल्डिहाइड बनाएगा तो मेरे पास बहुत कुछ था, पीडी था प्लस H2 था तो भी बना रहा था, है ना। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एल्कोहल होता है अपचयित, तो क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है ना। एक था कौन, सोडियम बोरोहाइड्राइड था, ये सारे अपचयन वाले हैं। कौन है बताओ, अपचयन वाले हैं। अब एल्कोहल का अपचयन एल्डिहाइड में RCHO में होता है। अब इनमें से बताओ, इसमें कहीं भी नहीं है इसमें कहीं? देखो तो पहला किस में जाएगा बताओ, पहला जाएगा तो पीसीसी में, तो एक था पीसीसी, ठीक है भाई, ये रहा पीसीसी भी था एक आपका। तो पीसीसी जो है वो एक अच्छा मेथड माना गया था एल्कोहल को एल्डिहाइड में बदलने के लिए, ठीक है भाई, कोई किसको दिक्कत तो नहीं है। तो एल्कोहल को एल्डिहाइड में चेंज करने के लिए सबसे पहला हमारा क्या था, पीसीसी, क्या बताओ, पीसीसी। तो पहला जाएगा पीसीसी में। अब देखो ब्यूटेन टू ऑन यानी कि कीटोन है, कीटोन को 2 डिग्री अल्कोहल, अभी मैंने आपको समझाया था, कीटोन से आप हमेशा 3 डिग्री प्राप्त करते हो, है ना, लेकिन हमको क्या है 2 डिग्री अल्कोहल। अब देखो 2 डिग्री, 2 ऑल होगा तो मैं इसका बनाता हूं स्ट्रक्चर, आप फिर देखना, 2 डिग्री 3 डिग्री है ब्यूटेन, तो CH3 हो जाएगा, CH2 C है ना, फिर CH कितना 4 हो गया, लगा दो OH, देखो 2 पर है, 2 पर 1 2 1 2 ये रहा। अब तो यहां पर जो कार्बन है वो कार्बन 2 अन्य कार्बन से अटैच, 2 डिग्री हो गया। तो बताओ देखो अब हमारे पास कौन है, कीटोन को एल्कोहल में चेंज करता है, बताओ कौन, कीटोन को एल्कोहल में चेंज करता है, कीटोन अपचित होकर के, हाँ ये इससे जाएगा, ठीक है, P से जाएगा, यानी पहला R से जा रहा है और फिर जो दूसरा वो P से, ठीक है ना, हाँ P से जाएगा। फिनॉल 2 4 ट्राई ब्रोमो, फिनॉल का ब्रोमिन कर दिया, बताओ ब्रोमीन जल से तो होता है हमेशा, है कि नहीं, S हो गया, हाँ तीसरा S में। प्रोपेन 2 ऑल का प्रोपीन में निर्जलीकरण, भैया निर्जलीकरण के लिए क्या करते हो बताओ, अम्ल ही तो लेते हो, क्यू के साथ जाएगा, ठीक है ना। इसका ऑप्शन नंबर कितना होगा, 1, ठीक है। चौथा जाएगा किससे, क्यू से, पहला गया किससे, R से, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा करेक्ट, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन बताओ क्या बोलता है, डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यार गली का बच्चा जानता है, मैं आपको फिर से यहां पर लिखा दे रहा हूं, देखो पेपर में हो सकता है रिपीट हो जाए, तुम्हारे पेपर में आ सकता है, आपको याद होगा, आपका क्या 4s2 3d है ना, ऐसे लिखते थे, है कि नहीं। तो अगर n हो गया आपका कौन, ये, तो NS2 n -1d 1 से 10 तक आता नहीं, तो बताओ नहीं आता है, आप 4 रखते हो या 3 हो जाता है, नहीं होता है भाई, 4 रखो n का मान तो क्या होगा, 3 नहीं हो जाएगा ये, तो NS2 n-1d 1 से 10 तक आ जाओ, ढूंढते हैं फर्स्ट, लो भैया फर्स्ट ही है ना, n 1 से 2 तक है, ठीक है ना, फर्स्ट ऑप्शन क्या इसका करेक्ट, ठीक है ना, ये विन्यास होता है, आपको नहीं पता तो डी ब्लॉक पूरा रिवाइज करवा के मैंने पढ़ाया हुआ है, और रिवीजन का लेक्चर भी पढ़ा हुआ है, वन शॉट, और इसमें फुल लेक्चर भी पढ़ा हुआ है, ठीक है, आप जाकर देख सकते हो प्लेलिस्ट में, ठीक है। प्रश्न संख्या 13 से 16 के लिए 2 दिए गए हैं कथन, इसी को हम लोग कहते हैं असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन, जो कि नीट और जेईई मेंस के कंपटीशन में आता है। तो सीबीएसई बोर्ड में, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड थोड़ा सा एक अच्छा बोर्ड है भाई, मैं हमेशा मानता हूं यूपी बोर्ड से पेपर होगा हार्ड आता है, ठीक है। देखो तो 13, अभी ए क्या होगा, ए होगा अभिकथन, आर क्या होगा उसमें, रीजन, मतलब कारण देगा, ठीक है, आर क्या होगा, वो होगा रीजन। ABCD 4 है ऑप्शन है, देखो ए क्या बोलता है, ए बोलता है अभिकथन क्या है, और आर रीजन, ए और आर क्या दोनों सत्य है, अब सत्य हो गया, फिर क्या बोलेगा, अब जो आर है वो ए की सही व्याख्या करता है, आर जो ए का सही व्याख्या करता है। ये क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, इसीलिए क्वेश्चन जो नीट में आता है, जेईई में आता है ना, ऐसे क्वेश्चन जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो कर नहीं पाएगा। अब तुम क्वेश्चन देखना ध्यान से कि कैसा क्वेश्चन पूछता है, मतलब आपको एक बोल देगा सेंटेंस, उस सेंटेंस के नीचे देगा उसको रीजन, क्यों करेक्ट है या नहीं ऊपर वाला, ठीक है। ए और आर दोनों ठीक है,
मतलब ए भी ठीक है और उसका आर भी ठीक है, परंतु जो आर है वो ए का सही व्याख्या नहीं करता। बात करेंगे अभी क्वेश्चन के आंसर, ठीक है। अभी कथन मतलब ए, वो क्या बताओ, ए मतलब कि असर्शन, वो क्या है, दोनों सही है, परंतु आर क्या गलत है। बात करेंगे अभी, ठीक है, कैसा मिलेगा। अभी कथन ए क्या है, वो गलत है, आर क्या सही है। देखो ये क्वेश्चन वो ये रहा, इसमें क्वेश्चन नहीं आ रहा है ना, इसमें तेरह क्वेश्चन नहीं आ रहा, ठीक है, तो मैं इसको ना हटा देता हूं, तभी आएगा शायद। अभी आपने क्वेश्चन देखना इसमें नीचे, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है, इतने मैं क्वेश्चन इसमें निकाल लेता हूँ। देखो ये रहा क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन है ना, ये मेरे पास पेपर है, ठीक है ना, तो पेपर में देख रहा हूँ। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, 13वां क्वेश्चन कहता है, आप यहाँ पर देखो ध्यान से, फिनॉल की तुलना में पैरा नाइट्रोफिनॉल कम अम्लीय है। ये तो गलत बात है। देखो एक क्या है, मेरे पास फिनॉल है, क्या बताओ, मेरे पास है फिनॉल, सुनो ध्यान से, देखो मेरे पास फिनॉल है और एक मेरे पास क्या बताओ, नाइट्रोफिनॉल। यहां से क्वेश्चन पेपर में तुम्हारे भी आता है, अगर फिनॉल, सोचो एल्कोहल था फिनॉल था, एल्कोहल फिनॉल में सबसे अधिक फिनॉल अम्लीय होता है, ठीक है। अगर फिनॉल के ऊपर ऐसे समूह जुड़ रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन खींचने वाले होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन अपनेक समूह होते हैं, तो फिनॉल की अम्लीय प्रकृति बढ़ा देता है। और अगर फिनॉल के ऊपर कोई ऐसा समूह जुड़ रहा है जो उसको इलेक्ट्रॉन देता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन विमोचक समूह जुड़ रहा है, तो फिनॉल की अम्लीय प्रकृति घटा देता है। अब आप खुद सोचो, ये फिनॉल है और यहां पर लग गया क्या, इस पे OH, पैरा नाइट्रोफिनॉल। अब पैरा तो ये हो गया, NO2 को बताओ, पैरा पर कौन लग गया, NO2। NO2 समूह क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अपनेक समूह होता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा फिनॉल पे, H का निकलना आसान हो जाएगा, यानी फिनॉक्साइड आयन जो है वो स्थायी हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ गया है तो इसका अम्लीय गुण बढ़ना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये कह रहा है कि फिनॉल की तुलना में पैरा नाइट्रोफिनॉल कम अम्लीय है। गलत बात नहीं है, ये गलत है ना, ये क्या है, अरे गलत है भैया, ये ए जो है गलत कथन है, ए क्या है, गलत है। देखो अब इसमें कौन सा ठीक वाला है, देखो इसमें ए और आर दोनों सही, ये तो नहीं होगा ना, ए और आर दोनों सही है, ये भी गलत हो गया, ए कथन सही है, ये भी गलत हो गया, डी ये कथन गलत है। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग क्या बोलते हैं, असर्शन रीजन, ठीक है ना। यहां पर क्या बताओ, फिनॉल की तुलना में पेरानाइट्रोफिनॉल कम अम्लीय है, ये कथन सत्य होता है, लेकिन यहां पर दिया ना तो कथन गलत है। अब क्या बोलते हैं बताओ, जो नाइट्रो समूह इलेक्ट्रॉन अपनेक समूह है कि नहीं है, खुद ही है भाई, बोल रहा है ना, क्या बोल रहा है, नाइट्रो समूह इलेक्ट्रॉन अपनेक समूह है जो पैरा नाइट्रोफिनॉक्साइड आयन को स्थायित्व प्रदान करने में क्या है, सहायक है। कथन ए गलत है, परंतु आर क्या है इसका, जो मैंने भी आपको समझा वही तो बात ही बोल रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन वही कर पाएगा बच्चा, कॉन्सेप्ट जिसका क्लियर है। क्यों बात आ रहा है तुमको समझ में, ठीक है। चलो अब हम लोग बढ़ रहे आगे, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन देता है, देखो अगले में बोलता है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 14, बेंजोइक अम्ल कौन, देखो ये रहा भाई, यहां से क्वेश्चन पेपर में आता है, ध्यान रखना, ये है बेंजोइक अम्ल, ध्यान रखना। अब ये क्या बताओ, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता, सत्य बात है। बेंजोइक अम्ल जो होता है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं दर्शाता, ये आपको याद कर लेना है, पेपर में क्वेश्चन ये आ सकता है, मेरा मन कह रहा है आएगा तो आएगा, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में आर्किट है। बेंजोइक अम्ल फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं दर्शाता, तुम्हारे पूरे बुक में केवल 2 ही ऐसे हैं यौगिक जो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देता। कौन कौन, अभी सुन लो फिर से मैं बता रहा हूं। एक तो एनिलीन, एनिलीन जो है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देता, क्यों अभी बताऊंगा। दूसरा बेंजोइक अम्ल, ये दोनों क्या करते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देते हैं। ये क्यों नहीं देता अभी बताऊंगा, ये क्यों नहीं देता मैंने बता रखा है, ठीक है। मैं इसका लाऊंगा रिवीजन शॉर्ट है ना, तो उसमें देख लेना। एक्चुअली क्या है, क्षार होता है, क्या होता है, क्षार। और जो होता है AlCl3, देखो भाई फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के अंदर आप लोग हमेशा क्या डालते हो, निर्जल AlCl3, ये एक लुईस अम्ल होता है। ये लुईस अम्ल जो होता है क्षार से अभिक्रिया कर लेता है ना, तो ये इसको डीएक्टिवेट कर देता है। इसको डीएक्टिवेट मतलब कि इसको ना, इसका मंदन, इसको अभिक्रिया आगे होने नहीं देता, रोक देता है, ठीक है ना। तो ये सॉल्ट यानी कि लवण बना लेता है। तो 2 ही चीज ऐसा है, लुई कौन कौन, बेंजोइक अम्ल और
एनिलीन जो फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देता, पेपर में क्वेश्चन पूछेगा कि कौन कौन नहीं देता, तो ये नहीं देते। क्यों नहीं देते? तो सॉल्ट बना लेंगे, है ना। तो वो क्या बोलता है, कार्बोक्सिल समूह क्या होता है, निष्क्रियक समूह है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन क्या डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, एवं उत्प्रेरक एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये रहा AlCl3, देखो ये रहा है कि नहीं, इसे बोलते हैं लुईस अमल। एल्यूमिनियम क्लोराइड कार्बोक्सिल समूह से आबंधित हो जाता है। सही बात है, बिल्कुल। पहला क्या है, सही है, दूसरा भी क्या है, सही है। तो कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट, ए वाला, दोनों सही है। और जो आर है वो ए को सही व्याख्या करता है। आप समझ रहे हो असर्शन रीजन क्वेश्चन कैसे होते हैं, आपको हेल्प मिलेगा कॉम्पिटिशन के एग्जाम में अगर आप यहां समझ गए। आप समझ रहे हो भी दोनों। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, ऑप्शन ए क्या दूंगा, ये रहा है ना, यहां दो, ये रहा, क्या बोलता है, अभिकथन ए, और आर क्या है, कारण, दोनों सही है कि नहीं। बेंजोइक अम्ल क्या होते हैं, अभिक्रिया नहीं करते, किससे, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, ठीक है ना। क्यों नहीं, ये रहा उसका रीजन, ठीक है। कथन बिल्कुल सही है, ठीक है ना। देखो ये रहा, ए की सही व्याख्या करता है कौन, आर, ठीक है भाई। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसा क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ रहा नहीं आ रहा है कि कैसे होते असर्शन रीजन। तुम अगर अभी जेईई मेंस एग्जाम दोगे ना, फॉर्म तो भर दिया होगा, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे देखने को, तो घबराओगे क्या उसमें, है ना। अब तो आ गया एक क्वेश्चन इसमें और देखते हैं, कुल 4 क्वेश्चन है इसमें। देखो फ्रक्टोज एक अपचायी शर्करा है, अच्छी बात है, फ्रक्टोज एक अपचायी शर्करा होता है। जितने भी मोनोसैकेराइड, कौन, मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट हैं, ये सभी के सभी क्या होते हैं, अपचायी शर्करा, ठीक है ना। तो ये अपचायी शर्करा होता है फ्रक्टोज, ठीक है ना। फ्रक्टोज फेलिंग विलियन और टोलेन अभिकर्मक को अपचायित नहीं करता, ये बात सत्य है, ठीक है ना। तो इसका क्या होगा, इसका भी ए वाला करेक्ट होगा, ठीक है ना। मतलब फ्रक्टोज अपचायी शर्करा है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है बताओ, डेनियल सेल के दो, ये डेनियल सेल आप लोग जानते हो ना भाई, वैद्युत रसायन मैंने आपको अच्छे से समझाया था, ठीक है ना। देखो जरा क्या बोलता है, डेनियल सेल के लिए जिंक से क्या, एक सेल है ई नॉट सेल जो है वो क्या 1.1 वोल्ट है, यदि विपरीत बाह्य विभव, देखो आपको ना ऐसा क्वेश्चन है कि आपको उसमें था, मैंने आपको ना जब मैंने आपको पूरा कंप्लीट और ये जो है वैद्युत रसायन चैप्टर समझाया था, तो मैंने शुरू के ही लेक्चर में ये समझा दिया था कि हमारे पास एक ये होता है, ठीक है भाई, ऐसा हमारे पास होता है यहाँ पर ना, यहाँ पर वोल्ट मीटर, यहाँ पर क्या होता है, वोल्ट मीटर, ठीक है ना। और अगर हम लोग इसमें क्या जोड़ दें, बाहर से एक धारा जोड़ दे, इसमें एक सेल हम इसमें जोड़ दे, सेल, ठीक है। तो धारा अगर इसमें पहले ऐसे बह रहा था, तो जब 1.1 वोल्ट से अधिक हो जाएगा बाह्य विभव, तभी धारा इधर के बजाय इधर से बहना शुरू कर देगा। यानी जो गैल्वेनिक सेल होता है, डेनियल सेल का एग्जांपल है गैल्वेनिक सेल, वो एक किसके भांति, हाँ, हो तो कॉपर से जिंक की ओर प्रवाह करने लगते। देखो पहले जिंक से कॉपर को इलेक्ट्रॉन बहता है भाई, डेनियल सेल में क्या होता है, डेनियल सेल के अंदर जिंक से कॉपर की ओर बहता है क्या, धारा, यहाँ ए रहता है, ये क्या रहता है, सी रहता है, ए मतलब कि एनोड। लेकिन जब बाह्य विभव अधिक हो जाता है, बाह्य विभव अधिक हो जाता है, तब धारा कॉपर से जिंक की ओर बहना शुरू करता है, ठीक है ना। कॉपर जिंक की ओर प्रवाह करने लगते हैं, ये बात सत्य है, ठीक है ना। सेल एक गैल्वेनिक सेल की भांति नहीं करता है, नहीं करता, ये गलत हो गया, ये क्या हो गया, गैल्वेनिक सेल में तो ये होता है ना, गैल्वेनिक सेल में ए से कहां, सी की तरफ बहता है, जिंक से कॉपर की तरफ बहता है धारा, किसमें, गैल्वेनिक सेल में। लेकिन जब बाहर विभव आप अधिक जोड़ देते हो बाहर से, तो उसमें धारा जो है कॉपर से, यानी कि कैथोड से एनोड की तरफ बहता है। और ऐसा कब होता है, जब विद्युत अपघटनी सेल होता है, क्या होता है, हाँ, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ऐसा होता है, विद्युत अपघटनी सेल में ऐसा होता है, तो आपको पता होना जरूरी है। तो इसका ऑप्शन क्या है, ए इसका ठीक है, आर क्या इसका गलत है, ठीक है ना, और सही व्याख्या भी नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो आप इसका ऑप्शन समझ गए होंगे। अब देखो खंड क्या हो गया, क्वेश्चन 2 नंबर का है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अभिक्रिया की कोटि क्या होता है बताओ, अभिक्रिया की कोटि क्या होता है बताओ, आप सभी जानते हो यार, देखो सुनो ध्यान से, जो वेग होता है, वेग क्या होता है बताओ, क्या होता है कि नहीं। अगर मान लो कोई रिएक्शन है, मान लो आर से क्या बना रहा है, पी बना रहा है, आर से पी बन रहा है, क्या हो गया, आर यहां पर क्या एक्स होगा, है ना,
मान लो ए है प्लस बी है ना, अभिक्रिया करके सी बन, इसमें सी बन रहा होगा, तो क्या होगा देखो के होगा इधर, फिर यहाँ पर क्या ए की पावर क्या एक्स, बी की पावर वाई। तो ये जो सांद्रता होता है इसकी जो घात होता है, घात इसके जोड़ को हम लोग कोटि कहते हैं, है ना। तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या होता है, कोटि हो गया ना। तो आप ऐसे नहीं इसको डिफाइन कर सकते हो, परिभाषा मैंने आपको डिफाइन, ठीक है ना। और क्या सक्रियण ऊर्जा क्या होता है बताओ। सक्रियण ऊर्जा वो ऊर्जा होती है जो किसी अभिकर्मक को उत्पाद बनाने के लिए आवश्यक होती है, ठीक है ना। अभिक्रियक को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए न्यूनतम ऊर्जा को सक्रियण ऊर्जा कहते हैं, ठीक है ना। कब, प्रभावी संघटक के पश्चात, ठीक है भाई। आप ये लिख लेना अपने कॉपी में, ठीक है। ये होगी तुम्हारा सक्रियण ऊर्जा, और इसे हम लोग ई ऐसे क्या करते हैं प्रदर्शित, ठीक है। ये भी तो लिख सकते हैं सर, ठीक है भाई, निम्न ऊर्जा को उसमें कर देता है। देखो 200 ग्राम, ये क्वेश्चन कह दो, ये न्यूमेरिकल है भैया, आप सुन लो। यूपी बोर्ड वालों, न्यूमेरिकल अगर पेपर में आता है तो ऐसा ही आएगा, ऐसा ही न्यूमेरिकल पेपर में आएगा, फिर मत कहना बताया नहीं, बहुत आसान है। 200 ग्राम जल में, ग्राम जल, तो जल मतलब कि H2O क्या होगा, विलायक होगा, कितना है 200 ग्राम, ये रहा तुम्हारे पास विलायक का भार 200 ग्राम। किसी अवाष्पशील विलय के 18 ग्राम, विलय मतलब कि मान लो विलय है, कोई विलय नहीं पता कौन है, ठीक है ना, वो 18 ग्राम हो गया, ये होगा तुम्हारा विलय का भार। ये कौन होगा बताओ, ये हो गया विलायक। घोल कर बना विलयन 272.07 केल्विन पर हिमीभूत होता है, मतलब कि ये हिमा मतलब जम जाता है। तो आपको उसने क्या दिया बताओ, टीएफ दिया, क्या दिया इसने बताओ, जम गया, जिस पर 272.07 केल्विन हिमीभूत होता है। विलय का आणविक द्रव्यमान प्रकृत कीजिए, क्या करिए बताओ, विलय का आणविक द्रव्यमान प्रकृत कीजिए, समझ रहे हो। आपसे क्या पूछा, एम पूछा, किसका, विलय का, ठीक है भाई। केएफ इसमें आपको देखो दिया हुआ है, ये आपको नहीं पता, आप उसमें केएफ दिया हुआ है, केएफ कितना है बताओ, केएफ है 1.86, इतना हो गया सबका, कॉपी करो फटाफट से। अब आपको देखो मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, सुनो देखो कैसे करना है आपको क्वेश्चन। ये सबसे पहले आप लोग डेल्टा टीएफ निकालोगे, कैसे निकालोगे, टी डॉट एफ माइनस टी एफ होता है सूत्र। टी डॉट एफ क्या होता है, शुद्ध विलायक का हिमांक, यहां पर कौन है, जल विलायक है, कितना होता है 273.15 होता है, माइनस कर रहा है किसको, 272 पॉइंट कितना है 07, ये तो है इसमें, देखो ये रहा, ठीक है ना। माइनस कर दो, कितना बचा बताओ, 5 15 15 में 7 तो 8 बच गया, 0 में से गया 0 तो 0 बच गया, है ना भाई। कितना बचा बताओ इधर, 3 में से 2 गया तो 1 बच गया, 0 है ना, ठीक है। इतना ये 0.08 देखो इसका होता है 0.86 है ना, सही कहा मैंने इसको, एक बार चेक कर लो सब्ट्रैक्शन, ठीक है, ये गलत है भाई। 5 में 7 जाएगा नहीं, 15 में से 7 गया तो 8 बच गया, यहाँ क्या बचा 0 बचा, 0 में से गया कौन 0, तो क्या बचेगा 0, 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, है ना, खत्म, ठीक है, कैरियर हो गया यार। अब बताओ तुमको सूत्र याद है, डेल्टा टीएफ इक्वल टू क्या था बताओ, के एफ इंटू एम, बताओ न्यूमेरिकल में यहाँ पे साथ में तो आपको समझा रहा हूं कैसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, पेपर में ऐसे क्वेश्चन आएगा, फिर से बोल रहा हूं। क्या बताओ क्या होता है, एम होता है, एम क्या होता है, मोललता। अब मोललता देखो, इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं ना, केएफ हो गया, बताओ दिया गया भार किसका, विलय का, है भाई, किसका, विलय का लिखते हैं ना, गुना क्या लिखते हो 1000, क्या लिखते हो 1000, और बटे में विलायक का भार, किसका, यहाँ पर कौन है विलायक का, पानी, कौन है पानी, और गुना क्या लिखते हो मोलर भार, किसका, विलय का। तो आपको उसमें ये निकालना है कि नहीं भाई। तो मैं इसको सॉल्व कर दूं, कहां, डेल्टा टीएफ आपने निकाल लिया डेल्टा टीएफ, ठीक है। इसका नोट आपसे ऐसा ले लो, देखो अब मैं ऐसे मिटा रहा हूं, डेल्टा था कितना भाई, तो भूल गए 1.0, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। ये मैं यहां से रफ कर दूंगा ना, चलो ये डालेगा, उसको हम छोड़ देते हैं। देखो तो बताओ डेल्टा टीएफ का मान कितना है, 1.08 हो गया, है ना, केल्विन में। अब देखो इसका भार कितना बताओ विलय का, अच्छा केएफ का मान बताओ कितना है, केएफ का मान इसमें दिया हुआ है 1.86, देखो ध्यान से, इकाई आपको साथ में रखना है,
कितना बताओ 1.86 केल्विन केजी और क्या बताओ प्रति मोल है कि नहीं है। हो गया। इकाई आपको साथ में रखना है, इकाई साथ में रखेंगे तो क्या होगा यूनिट हमको साथ में मिलेगा, तो इसके नंबर मिलते हैं अच्छे, ठीक है ना। 1.08 ना, ध्यान रखना इसका, मैं इसको साफ करता हूँ। अब देखो बताओ 18 ग्राम विलय कितना है 18 ग्राम, ठीक है भाई, गुना 1000, गुना 1000 हम तब लेंगे जब क्या दिया हो, ये ग्राम में दिया हो, ठीक है भाई। डायरेक्ट क्वेश्चन है फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है। देखो अब यहां पर क्या आ गया इसे बताओ, जल का भार कितना बताओ 200 ग्राम, आपको ये निकालना है क्या विलय का मोलर भार, है कि नहीं, निकालना है। ये ग्राम में था, ग्राम से ग्राम क्या हो बताओ, मकान में ग्राम, ये रहा ग्राम मर गया। अरे केजी में ना चेंज हो गया ये किस में चेंज हो बताओ, ये चेंज हुआ केजी में, केजी में चेंज हो गया, ये 1000 आ गया इसलिए, ठीक है ना। तो क्या हुआ, केजी कैंसिल आउट, प्रति मोल केल्विन, देखो ये केल्विन, ये क्या हुआ खत्म हो गया, ठीक है। क्या बचा ग्राम प्रति मोल, क्या आएगी इसकी इकाई आएगी, ठीक है ना। आपको एम इधर भेजना है, एम विलय आपको निकालना है ना भाई, इसको भेजो इधर। यहाँ कौन कौन 1.86, देखो 2 0 2 0 क्या हो गए, बोलो मर गए, 2 निम कितना हो गया 18, तो 9 आ गया ऊपर, तो 9 हो गया, गुना 0 करो 90 हो जाएगा, गुना ऊपर कौन है 1.86 हो गया, नहीं हो गया भाई, और बटे में कौन आया बताओ, बटे में आया 1.08, इकाई क्या बची, देखो ये रहा ग्राम और ये रहा प्रति मोल, ग्राम प्रति मोल, ठीक है भाई। अब क्या करना है इसको, इकाई, अब इसको सॉल्व करना है 1.86 दो बार ले लिया। अच्छा यहाँ पर 1.86 दो बार का लिया भाई, अच्छा दो बार लिया मैं इसको, अच्छा ये कहां से, यहाँ पर नहीं आएगा ना ये, चल अब ठीक है सब सॉल्व हो गया ना। अब देखो 0.8 ये था, यहाँ पे कितना है, अब इसको भाग करना, ठीक है भाई, इसको डिवाइड करो, अब तुम्हारा काम, ठीक है, जो भी आएगा ना सॉल्व करके वो तुम्हारा आंसर होगा, ठीक है। ये ये जो है ना, ये आपको पेपर में देखते ही यहाँ पर फंसना नहीं है कि यार आपको गुना करना पड़ेगा, इन्हें सोचना, देखते ही तुरंत से कर देना साइड में इधर रफ करके, ठीक है, आंसर फटाफट मिलेगा। ये सॉल्व ऐसे होना, ठीक है। अब बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। ये न्यूमेरिकल मैंने आपको समझाया, ठीक है ना, जरूर करना है। अगला क्वेश्चन हो क्या इसमें, दिए गए युगल में से कौन सा यौगिक SN2 अभिक्रिया तीव्रता से देगा। इससे जो पीछे था क्वेश्चन, वहां पर ये चेक हुआ था SN1 में, तो वहां पर था 1 डिग्री 2 डिग्री, यहां देखो दोनों ही एल्किल हैलाइड जो है वो कैसे है 1 डिग्री है, अलग अलग क्या है एल्किल हैलाइड, क्या बताओ इसमें। जब आप जाओगे फिर कल बाहर आई अंटी, फिर कल बाहर आई कौन अंटी, ऊपर से नीचे जाओगे तो अभिक्रिया तीव्रता से बढ़ेगा, क्या होगा बताओ, बढ़ेगा, ठीक है भैया। देखो तो हमने क्या कहा, फिर कल 12 एंटी, जब जाओगे ऊपर से नीचे तक तो क्या होगा, बढ़ेगा तीव्रता। अब बताओ दोनों में सबसे फास्ट कौन आएगा, बीआर वाला, आई वाला कौन आएगा, आयोडो मीथेन सॉरी इथेन, ये शो करेगा फास्ट, आई देखो बाद में आता है, बीआर पहले आता है। तो ऊपर से नीचे जाओगे, देखो ध्यान रखना, अगर यहां पर क्या इसकी डिग्री प्राथमिक और द्वितीय तृतीय, प्राथमिक सबसे फास्ट शो करता है SN2 अभिक्रिया, लेकिन ये दोनों ही प्राथमिक है। अगर इसकी प्राथमिकता सेम है तो हमको देखना है आई और बीआर दोनों अलग अलग है, तो आई वाला सबसे तेज शो करता है अभिक्रिया, ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। फिर कल बाहर आए अंटी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है इसमें, तो इसमें आपको ना, और ये क्यों भी कह रहा है, क्या बोलते बताओ क्यों, ये होगा आयोडो में इथेन होगा सबसे फास्ट, क्यों का आंसर ये होगा क्योंकि आई जो होता है आकार में बड़ा होता है, ठीक है ना, आक्रमण करना आसान हो जाता है, किसका, नाभिक रागी का, इसीलिए अभिक्रिया फास्ट शो करता है, कौन, ये आई, ठीक है ना, आकार बढ़ता है, इसकी रिएक्टिविटी भी बढ़ जाती है, ठीक है ना। अब देखो निम्नलिखित यौगिकों को उनके बॉइलिंग पॉइंट के बढ़ते हुए ऑर्डर में क्या करना है बताओ, व्यवस्थित। अब भाई एक बात ध्यान रखना, ये पहले कौन उबलेगा, हिंदी में कहते हो क्या कवथनांक, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, बताओ किसका, देखो एक तो ब्यूटेन है, कौन कौन बताओ, क्वेश्चन देखा करना, एक तो ब्यूटेन है, एक कौन है बताओ इसमें, क्वेश्चन का भाई देखो, एक ब्यूटेन है, जितना ज्यादा अणुभार अधिक होता है उतना अधिक बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। क्लोरोब्यूटेन, आयोडोब्यूटेन, ब्रोमोब्यूटेन और ब्यूटेन, अब देखो एक तो क्या ब्यूटेन, क्या हो गया, ब्यूटेन हो गया, ठीक है। अब क्या है ब्रोमोब्यूटेन, एक ब्रोमो एक आयोडो और एक क्लोरो, जितना ज्यादा अणुभार बढ़ता जाएगा
उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। तो बढ़ते हुए सबसे कम होगा किसका? ब्यूटेन का। ध्यान रखना, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा किसका? ब्यूटेन का। C4H8 होता है ब्यूटेन। अब क्या बोला इसने? एक ब्रोमो ब्यूटेन, देखो फिर कल बाहर आई कौन? आंटी। अब आप देखो इसमें सबसे अधिक अणुभार किसका होगा? आई का। तो आई वाला सबसे बाद में आएगा पक्का, है ना। अब क्या बोलता है इसने? ब्रोमो, Br वाला आएगा। देखो तो ब्रोमो ब्यूटेन कौन आएगा बताओ? हाँ सॉरी, Br से पहले कौन है? Cl है। तो 1 C कितना आएगा बताओ? 4H7Cl। ये होगा तुम्हारा कौन? क्लोरो ब्यूटेन, ठीक है ना। अब कौन है बताओ? अब आगे इसमें से ब्यूरोमो, ब्रोमो ब्यूटेन, C4H7Br, ठीक है। इससे अधिक आएगा बताओ? इससे अधिक कौन सा आएगा? इससे जो अधिक आएगा वो कौन आएगा? आइडो। 4 3 हो गया, C4H7 और कितना? आई वाला मैंने क्यों लिया? देखो भाई ये कौन है बताओ? ये ओनली ब्यूटेन है, कम ताप पे उबल जाएगा आराम से। क्यों? इसके अंदर केवल हाइड्रोकार्बन है। इसका जो भी भार होगा ना वो कम होगा इन सबसे, ठीक है। आपको ध्यान रखना है बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या होता है? कवथनांक जो होता है समानुपाती होता है किसके? अणुभार के। अणुभार। लेकिन यही चीज क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? शाखा के। अगर जितना अधिक ब्रांच बढ़ता जाएगा ब्रांच, उसकी उतना ही बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा। ब्रांच बढ़ने से क्या होता है? सरफेस एरिया यानी कि पृष्ठ क्षेत्रफल कम हो जाता है, सॉरी बढ़ जाता है, बंद का टूटना आसान हो जाता है, ठीक है ना। और उसका फिर बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, जल्दी से वो उबलेगा, ठीक है ना। अब यहां पर मैंने केवल क्या देखा? अणुभार देखा। क्यों देखा? ब्रांच यहां पर सब में सेम आ रहा है कि नहीं। सबसे कम क्या होगा? इसका होगा। इसका भार बढ़ गया, Br का भार और अधिक बढ़ जाता है, आई का भार और अधिक बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका क्या होगा? अधिक। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। चलो फटाफट से आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ऐसे क्वेश्चनों को ना आप डील कर पाओगे बहुत इजीली। अगला क्वेश्चन देखो मेरे पास क्या है इसके अंदर। हाँ, कार्बोनिल यौगिक में नाभिक रागी योगज अभिक्रिया के लिए आपको क्या देना है? क्रिया विधि देना है। ये क्वेश्चन है। आपको याद होगा मैंने आपको ये समझाया था इसका, क्या ना, यहाँ डबल बॉन्ड वो था कि नहीं। अब कौन यहाँ पर क्या आएगा? प्लस, जहाँ क्या आएगा? माइनस, है ना। नाभिक रागी क्या करता है बताओ? नाभिक रागी इसके ऊपर करता क्या? देखो NU, है ना। ये इसके ऊपर अटैक करता है ना, ऐसे। तो ये पहला स्टेप था इसके अंदर। और यहां पर क्या बनता है? यहां पर एक बनता है चतुष्फलकीय, है कि नहीं। तो सुनो देखो ऐसा, यहां पर ऐसे NU आता है, ठीक है भाई। ये ऐसे होगा, ठीक है ना। कितने? 3 हो गए और एक से 5 इसमें O भी रहेगा, ठीक है। देखो ऐसे टेट्राहेड्रल बनता है ना। C हो गया तुम्हारा ना ऐसे, जरूर, ठीक है। आपको नहीं याद होगा? देखो मैंने ऐसा डायग्राम बनाया था, है ना, ऐसा याद है कुछ हल्का हल्का। तो ये ऐसा हम लोगों ने क्या था? क्रिया विधि, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या होगा? कोई H हो गया, है ना, HCN मान लो, HCN आ गया। तो HCN अगर इसके ऊपर आ गया तो अब ये अटैक करेगा, है कि नहीं। यहां से H ले लेगा, ये है कि नहीं भाई। तो ये ऐसे क्या इसका आप लोगों ने ऐसा पढ़ा हुआ, ठीक है, एनसीईआरटी में है ऐसा। ये अटैक करने वाला कार्बोनिल यौगिक के ऊपर, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो ऐसा ना भाई, देखो ऐसा बेहतरीन जो एग्जाम्पल ना वो तो ये वाला होता है, आपको याद होगा ना। एग्जाम्पल देखो, मैं आपको एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ। कितना आसान क्वेश्चन वैसे बोलने को डाल रखा था इस बार, हम तो चौंक गए भैया, इतना आसान भी आ सकता है क्या। देखो तो ये देखो, ये हमारा ये था HCN में से मान लो HCN आ गया, CN आ गया, है ना। ये क्या है? ये नाभिक रागी है। यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव होता है, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव होता है ना। यहाँ पर क्या नेगेटिव कहा जाएगा बताओ? पॉजिटिव पे जाएगा, है कि नहीं भाई। ये बनेगा ऐसा, और फिर देखो क्या होगा? ये ऐसे क्या रहता है? इधर CN लग जाएगा, है ना। इधर O हो गया, फिर इसका एक खाली इसके ऊपर, और यहाँ पर क्या होता है इसके पास? ये दोनों खाली हो गया। H आएगा इस पे, आ गया। अभी ऐसा क्या इस पे लग जाएगा, तो C हो गया ऐसे ऐसे, इधर CN हो गया और इधर OH। ऐसा होता है क्रिया विधि इसका, ठीक है ना। अटैक करता है, ये था इसका क्रिया विधि। आपके पेपर में भी आ सकता है, यूपी बोर्ड में। ये मेरा मन कह रहा है। क्यों कह रहा है? क्योंकि आप इस साल जो पेपर आ रहे हैं आपके सारे, वो पिछले सालों से डिफरेंट आ रहे हैं पेपर, ठीक है ना। और यूपी बोर्ड भी क्योंकि सीबीएसई बोर्ड के पद पे ही चल रहा है, तो इस साल आपके कोर्स में क्रिया विधि SN1 है और SN2 रिएक्शन उसका आ सकता है, या फिर एल्कोहल का क्या करवाते हो आप? डिहाइड्रेशन, यानी कि निर्जलीकरण जब आप करवाते हो ना। देखो भाई
एल्कोहल का डिहाइड्रेशन आपको ध्यान रखना है। CH3 हो गया, CH2 हो गया, OH हो गया। अब अगर इसके ऊपर H प्लस आयन डालोगे तो आपको ये क्या देगा बताओ, इथीन देगा, है कि नहीं भाई? क्या देगा ये? इथीन देगा। और ये आपका क्या होता है? डिहाइड्रेशन होता है। तो डिहाइड्रेशन जो है बोर्ड के अंदर इसका मैकेनिज्म, क्रिया विधि इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। मैंने पूरा कंप्लीट लेक्चर में पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना? आप देखो वहां से देख सकते हो, ठीक है? अब बढ़ते हैं हम लोग, देखो अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या बोलता है? ये रहा कन्वर्जन। या तो आप ये कर दो मैकेनिज्म, या फिर ये कर दो कन्वर्जन, जो कि इंपॉर्टेंट भी हो, तुम्हें करना भी चाहिए। क्या बोलता है? आप निम्नलिखित रूपांतरण कैसे संपन्न करेंगे? अगर आपको ये नहीं आता तो आप ये कर सकते हो, लेकिन क्या पता पेपर में आपको दोनों ही आ गया, तो आपको समझना चाहिए ना। टोल्यून से बेंजोइक अम्ल कैसे बनाओ बताओ? टोल्यून से बेंजोइक अम्ल कैसे बनेगा? आपको मैंने समझाया था कि आपके पास टोल्यून है। क्या बताओ? टोल्यून। टोल्यून देखो ये होता है हाइड्रोकार्बन का आप लोग कर दो ऑक्सीडेशन। किसमें? आप इसमें गेरो क्या? KMnO4। आप इसमें जैसे ही KMnO4 डालोगे, हीट दोगे, तो क्या बनेगा बताओ? कुक बनेगा। क्या बनेगा? कुक बनेगा। ध्यान रखना, पेपर क्वेश्चन आता है यहां से, फिर मत कहना भैया बताया नहीं और पेपर क्वेश्चन में आ गया। हम कह रहे हैं पेपर क्वेश्चन आएगा, पहले कुक बनाओगे। कुक क्यों बनाया मैंने? देखो कुक बोलते हैं इसको, ये जो तुम्हारा यहां पर जितना बड़ा क्यों ना हो हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला, ठीक है? ध्यान रखना यार, लाइनिंग आ रही बार बार, ये उठाइए एक बार पर देखो, छोड़ दो हो गया। देखो ये कितना भी बड़ा क्यों ना आ जाए यहां पे हाइड्रोकार्बन, ठीक है? कितना बड़ा क्यों ना आ जाए, ये सबके सब कुक में बदल जाएंगे। किसमें? कुक में बदल जाएंगे। कुक कौन सा? सी डबल ओ के कुक। कार्बो पोटेशियम लवण है ये बनेगा। और इसमें अच्छा यहां को हीट करना पड़ता है। अब इसके अंदर आप H प्लस आयन गिर दो, क्या कर दो बताओ? अम्लीय जल बटन कर दो इसका, यहां तुमको क्या मिलेगा बताओ? यहां आपको मिलेगा बेंजोइक एसिड। क्या मिलेगा? ये हो गया बेंजोइक अम्ल, ठीक है ना? तो बेंजोइक अम्ल में क्या होता है? ये कन्वर्ट होता है, ठीक है? एक बात सॉरी, ये रहा देखो। अब अगर इथेनॉल से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, अब बताओ इथेनॉल को तुमको क्या बनाना है? एल्कोहल को एल्डिहाइड में चेंज करना है। कैसे बनेगा? सोचो, दिमाग लगाओ, कन्वर्जन तुम्हें करना है। इथेनॉल है मेरे पास, देखो यहां पर मैं इसमें फटाफट से इसमें रिएक्शन पे लिख देता हूं। एक तो हो गया, अब देखो दूसरा है। इथेनॉल क्या होता है? CH3CH2OH हो गया। आपको बदलना किसमें बताओ? आपको चेंज करना किसमें? CH3CH, अच्छा नल है ना, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, जिसमें एल्कोहल समूह भी हो और एल्डिहाइड भी हो, तो क्या बोलते हैं उसको बताओ? एल्डोल संघनन। आपको एल्डोल संघनन यहां पे लगाना था। अब याद करो एल्डोल संघनन में क्या लगाते हो, है कि नहीं भाई? देखो इसमें कौन है, लेकिन यहां पर आप एल्डोल नहीं लगाओगे भाई, क्योंकि ये एल्डिहाइड से शुरू तो हो ही नहीं रहा है ना, कीटोन से हो रहा है शुरू। ये शुरू किससे हो रहा है? इथेनॉल से हो रहा है ना। तो आपको CH3 और फिर क्या करना है? ब्यूटेनॉल है ना, 4 इसमें कुल कार्बन है, तो 1 2 3 4 हो गया भाई, 3 हाइड्रोक्सी, तो यहां पर OH होगा, है ना? और यहां पर क्या होगा देखो? CHO, है ना? अब आप इसको कर लो पूरा H से लगा के, है ना? अब बताओ ये कैसे बनाओगे, ठीक है? ये तुम्हारे हाथ, बताओ। आपने कन्वर्जन बहुत सारा किया हुआ है भैया, बताओ कैसे होगा? चलो भाई शुरू करते। देखो तो एल्डोल संघनन ही लगेगा इसमें, ध्यान रखना। एल्कोहल ये है, आप एल्कोहल में क्या डालोगे? पहले PCC। क्या डालोगे बताओ? और PCC डालते क्या बन जाता है इसमें? CH3CH2, सॉरी ये पूरा एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो ये बना तुम्हारा इथेनॉल्डिहाइड। भैया जब भी आपको ना कन्वर्जन दे दे और उसमें ये बोल दिया जाए कि भैया हाइड्रोक्सी भी है इसके अंदर और एल्डिहाइड भी है, तो इसने समझ लो आपसे एल्डोल संघनन पूछ लिया। नाम नहीं देगा वो आपको, एल्डोल संघनन है ये, बिना नाम के पूछेगा तुमसे। तो मैंने कैसे पहचाना कि देखो उसमें हाइड्रोक्सी भी है यानी OH भी है, एल्कोहल और ये एल्डिहाइड, तो एल्डोल। एल्कोहल आ गया, वहां से ऑल लिया, और एल्डिहाइड से क्या लिया? एल्ड लिया, तो एल्डोल बन गया, ठीक है? अब देखो इथेनॉल को PCC घेरा मैंने और क्या बनाया? एल्डिहाइड। आपको याद होगा हमने समझाया था उसमें लेक्चर में कि एल्कोहल को, अभी भी मैंने आपको समझाया था कि एल्कोहल को हम लोग अपचयित करते किसमें? एल्डिहाइड में। कितना समझदार क्वेश्चन पेपर बनाने वाला है बच्चों, उसने हिंट भी दिया हुआ है पहले ही उसमें
मल्टीपल चॉइस में कि आप एल्डिहाइड पीछे से बनाते हो, ठीक है, ये बनेगा आपका इथेनॉल्डिहाइड। अब ऐसे ऐसे इसमें क्या होता है, इसमें ऐसे ऐसे इसमें दो समूह होते हैं, है ना। देखो ये हो गया इसका, इधर H फिर CH2 इधर CH2, ऐसे ये से दो रहेंगे, दो रहेंगे इसमें, फिर क्या बनेगा देखो, फिर इसमें बनेगा क्या, CH3 रहेगा, फिर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ CH होता है, यहाँ पर OH हो जाता है, और यहाँ पर क्या होता है CH2, फिर यहाँ पर CH2, याद होगा तुमको ना। अच्छा ये बनता कहाँ पे, जब आप इथेनॉल्डिहाइड के अंदर, या आप एसिटाल्डिहाइड भी कह सकते हो, आप इसमें क्या लेते हो बताओ, आप इसमें लेते हो तनु NaOH, ठीक है भाई। तनु NaOH में जब आप डालोगे किसमें, इथेनॉल्डिहाइड, आपको ध्यान रखना है। दो मैं यहां से आपको ना इस क्वेश्चन की हेल्प से केवल इतना समझाना चाह रहा हूं कि एल्डोल संघनन है, कैसे पहचानोगे। आपको जब भी दिख जाए कि उत्पाद में आपको अल्कोहल प्लस एल्डिहाइड दोनों मिक्स है एक साथ, तो अल्कोहल से ऑल और एल्डिहाइड से एल्ड, तो एल्डोल ऐसे बनेगा, ठीक है ना। जब आप जोड़ोगे तो एल्डोल संघनन पहचानने का तरीका यही है, फिर मत कहना बताया नहीं, क्वेश्चन पेपर में आएगा इसलिए मैं कह रहा हूं आपको, ठीक है। देखो तो तनु हाइड्रोक्साइड आपने इसमें जैसे ही डाला तो आपको OH यहां मिलता है, और यहां पर क्या मिला बताओ, है ना एल्डिहाइड, तो बन गया देखो एल्डोल, नहीं बन गया क्या, ये दोनों चीज सेम नहीं है कि नहीं। देखो क्वेश्चन क्या नंबर का है, क्वेश्चन है एक नंबर का है, तो एक तो यहां पर कुल 2 नंबर क्वेश्चन है, 1 नंबर का ये 1 नंबर का ये, है ना, कितना एक स्टेप का क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आ जाओ फटाफट से। क्या होता है जब ग्लूकोज ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया करता है, रासायनिक समीकरण लिखिए भाई साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां पर ये HI भी दे सकता था, ठीक है ना, HI समझते हो ना, HI के साथ में देखो, अब ये जैविक अणु से है ये क्वेश्चन, ठीक है। देखो जैविक अणु मेरा वन शॉट अभी आने वाला है, ठीक है ना। देखो भाई आपको ध्यान रखना हमेशा, ये आप जब डालोगे इसमें, देखो ये मेरे पास क्या है, ये होता है ग्लूकोज, है ना, CHO, फिर आप इसमें ऐसे ऐसे ना ऐसे लेते हो, यहां पर OH लेते हो, H OH फिर इधर H, ठीक है भाई, CH2OH, ठीक है ना। ये आपको ऐसा क्या मिलता है ना, आपको ध्यान रखना है। देखो भाई इसमें देखो स्ट्रक्चर का आपने ये देखो ध्यान से, इसमें इधर OH रहेगा, है ना, कर दिया मैंने, OH रहेगा, फिर H फिर OH, कितना होगा 1 2 3, इधर भी OH रहेगा, और इधर फिर क्या रहेगा CH2OH, ठीक है ना। जब OH इधर H लगाएंगे हम लोग, OH लगाएंगे, इधर OH तो H लगाएंगे, इधर OH तो H लगाएंगे, इधर OH तो H लगाएंगे, ठीक है भाई, ऐसे देखो। अब ये कौन है, ये है ग्लूकोज की संरचना, ठीक है ना, जैविक अणु वन शॉट आएगा उसमें बताऊंगा, ठीक है ना। अब अगर हम इसमें Br2 गैप देंगे, क्या रहेगा, तो Br2 को हम लोग कहते हैं ब्रोमीन जल, Br2 को हम लोग क्या कहते हैं बताओ, Br2 को हम लोग कहते हैं ब्रोमीन जल, ठीक है, ये आपको भूलना बिल्कुल भी नहीं है। और ये डालते इसमें क्या बनता है, ग्लूकोनिक अम्ल बनता है, क्या बनता है बताओ, उसका देखो सूत्र ये होता है, COH में पूरा ये चेंज हो जाएगा ना, यहां पर क्या होगा देखो ये हो गया, फिर यहां पर CH2OH का क्या होता है हॉल्टवाइज, ठीक है ना, और यहां पर CH2OH, ठीक है भाई, ये तुम्हारा होता है ग्लूकोनिक अम्ल, ठीक है ना, ग्लूकोनिक अम्ल, ठीक है भाई, यहाँ पे 4, ठीक है भाई, आप चार लोग यहाँ 4 करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये होता है Br2 के साथ में इसकी अभिक्रिया, ठीक है ना। ये जैविक अणु से क्या है चैप्टर है। अब देखो इसमें क्या है, ये बोलता है नीचे 2 क्षारकों का उल्लेख किया गया है, पहचान कीजिए कि इनमें से कौन DNA में उपस्थित और कौन RNA में उपस्थित होता है। एक कौन बताओ इसमें, एक इसमें थायमीन है, एक इसमें कौन बताओ यूरेसिल है। आपको इन दोनों को पहचानना है कि कौन DNA में और कौन RNA में। तो सोच लिया भाई, देखो अब आपको देखो ध्यान रखना है, AGCT RNA और DNA बात करो, RNA में AGCT आपको ध्यान रखना, ये कौन है, ये क्षारक होते हैं। और जो DNA होता है किसमें बताओ, DNA में T के स्थान पर AGC यूरासिल। थायमीन बताओ किसमें होगा, RNA में कौन होगा बताओ, RNA सॉरी DNA, अरे यार उल्टा लिख दिया ना, DNA ऊपर आएगा, मतलब DNA और नीचे क्या RNA। RNA में कौन आता है बताओ, ग्वानिन, ठीक है ना, साइटोसिन, क्या है यूरासिल, ठीक है भाई, ये आपको पता होना चाहिए। एडेनिन, A से एडेनिन, G से ग्वानिन, C से साइटोसिन और T से क्या होता है थायमीन। ये 4 क्षारक आपको ध्यान रखना है। AGCT क्या, AGCT DNA में होता है क्षारक 4, ठीक है ना। और
आरएनए के अंदर जो होता है एजीसी सेम रहेगा, टी के स्थान पर यूरासिल आता है, ठीक है ना। ये क्षारक होता है, ये आपको ध्यान रखना है, कोई दिक्कत में किसी को नहीं है ना। एजीसीटी किसमें होता है? डीएनए के अंदर। और आरएनए में कौन होता है बताओ? एजीसीयू, यू मतलब यूरासिल। तो बताओ डीएनए में कौन होगा? डीएनए में उपस्थित है, डीएनए में कौन होगा? देखो डीएनए में होगा थायमीन, थायमीन डीएनए में हो जाएगा तुम्हारा, है ना। और यूरासिल होगा बताओ किसमें? आरएनए में, ठीक है ना। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहां तुम्हारा होता है क्वेश्चन खंड ख यानी कि 2 नंबर वाले। अब आते क्वेश्चन कौन से बताओ? 3 नंबर वाले। देखो अब यहां देखो फिर ध्यान से एक बार, अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है? हाँ, संकुल मेरे पास देखो यहां पर दिया हुआ है, संकुल पीटी EN2 और यहां पर बताओ EN कौन होता है? इथाइलिन डायमाइन, ठीक है ना। और Cl2 के ज्यामितीय समव्यवस्था बनाइए। भाई बहुत आसान है, देखो आपको याद होगा, मैंने आपको सिखाया था ज्यामितीय समव्यवस्था। देखो अब सुनो, जहां को EN दिख जाए ना, आपको हमेशा क्या करना है? यहां पर जो मैं बनाऊंगा वो बनाना है। देखो पीटी हो गया बीच में, आपको याद होगा यहाँ पर EN रहता है। EN क्या होता है? द्विदंतुर होता है लिगैंड, है कि नहीं। आपको दिल बनाना है, क्या करना है बताओ? दिल क्या था? ऐसे बनाया था आपने, हाँ याद होगा तुमको हल्का हल्का, या भूल गए भाई? ठीक है, यहाँ पर EN हो गया फिर से, ऊपर CL जोड़ दो, अब Cl इधर और Cl इधर, इसे बोलते हैं ज्यामिति, ठीक है। अभी क्या है? देखो ये आमने सामने नहीं हो गया। अब अगर आमने सामने हो गया तो क्या बोलते हैं इसको? सिस ट्रांस, याद आया? समपक्ष और विपक्ष, याद आ रहा है ना। तो 2 बनेंगे, आप दोनों खुद। अब देखो क्या है, अब जो दूसरा होगा इसका एक साथ आ जाएगा ना, EN इधर और EN इधर, है कि नहीं भाई? ऐसे अरे कर लोगे नहीं? आसान क्वेश्चन देखो, है ना। अब देखो इसमें क्या बोलता है अगला, इसमें हमसे बोल रहा है कि क्रिस्टल सिद्धांत क्षेत्र के आधार पर D4 आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। देखो हमसे क्या बोलता है? जो ऑक्टाहेड्रल है वो लेस देन P है, मतलब पेयरिंग एनर्जी से कम और इसको चाहिए ऑक्टाहेड्रल, है कि नहीं। तो ऊपर भाग जाएगा ये, है कि नहीं। तो देखो अब जब आप यहां पर लोगे ऐसे, देखो इसमें ऐसा ये था, तो तुम्हारा D का कक्षक 5 हो गया ना, इसमें 5 लिया। अब देखो ध्यान से क्या होगा इसमें? इसका होगा विपाटन, क्या हो जाएगा? अब क्योंकि अष्टफल क्या बोल रहा है कि नहीं, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के आधार पर D4 आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको करना है कि नहीं। अब ये क्या D4 है, ये है कि नहीं भाई? देखो तो ये हमसे क्या बोलता है? आपको ऊपर क्या लेना है? EG, क्या लेना ऊपर से? EG ऊपर जाएगा, T2 नीचे रहता है कि नहीं। तो ये खुद कह रहा है ऑक्टाहेड्रल। मैंने कैसे पहचाना कि ऑक्टाहेड्रल? अष्टफलकीय कैसे पहचाना मैंने कि अष्टफलकीय में है ये? इसने यहाँ पर देखो ये दिया है लिख करके, लिख दिया ना। अगर ये डेल्टा O की जगह डेल्टा T देता तब मैं समझता किसमें ये टेट्राहेड्रल यानी कि चतुष्फलकीय में है। तो अब देखो ध्यान से, ये 3 आ गया इसमें नीचे, ये कौन? ये हो गया तुम्हारा क्या? T2G, कौन हो गया? T2G तुम्हारा हो गया इधर। यहाँ पर कौन हो गया इसमें? EG हो गया। इसमें 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, है कि नहीं। भरो इसमें 1 2 3। अब चौथा इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? ऊपर के नीचे? भैया पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है ना, ऊपर जाएगा, इधर 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 इधर। अगर डेल्टा नॉट ज्यादा होता P से तो ऊपर नहीं जाता, फिर नीचे भरना पड़ता, है कि नहीं, है ना। अब क्या है? पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, कम ऊपर जा रहा है कि नहीं। तो अब बताओ हम इसका विन्यास क्या लिखेंगे? हम इसका विन्यास क्या लिखेंगे बताओ? T2G में कितने हैं बताओ? 3 इलेक्ट्रॉन। और EG में कितना है? ऐसे भरेंगे, ठीक है ना। इसमें विन्यास करना है इसको ऐसे, कितना आसान है यार, ये करना था बताओ, है कि नहीं। देखो इसमें कुल कितने? इसमें कुल 3 क्वेश्चन है और तीनों 1-1 नंबर के हो गए, तो 3 नंबर का हो गया क्वेश्चन, है ना। कहने को तो इसमें कम क्वेश्चन है, लेकिन देखो सब में एक क्वेश्चन आ रहा है। केमिस्ट्री के अंदर न्यूमेरिकल के अलावा कोई भी क्वेश्चन जो होता है ना, वो 2 नंबर से ज्यादा का नहीं होता है। देखो सर इसमें 3 नंबर क्वेश्चन 3 नंबर का है, 3 क्वेश्चन डाल दिया इसमें, है कि नहीं। और इसमें क्या है? इसमें देखो ये है 3 क्वेश्चन कर दो। एक दंतु लिगैंड बताओ क्या होता है? ऐसा कोई लिगैंड जिसके पास केवल और केवल एक ही दाता परमाणु उपस्थित होता है, उसे हम बोलते हैं एक दंतु लिगैंड, है ना। क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडो, है ना, ये सब एक दंतु लिगैंड ही तो है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब यहां से दंतुर में उभय दंतुर लिगैंड आपको पता होना क्या होता है? द्विदंतुर क्या होता है? उभय दंतुर खास करके ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक आता है चिलेट, किलेट भी आप उसे कह सकते हो ना। किलेट क्या होता है? पेपर में ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने को, तो आप जरूर पढ़ के जाना, ठीक है।
अगला दो क्वेश्चन ये अब बताओ, इसको मैंने आपको अभी ना उसमें वैद्युत रसायन में रिवीजन में समझाया था क्या। 25 डिग्री सेल्सियस पर निम्नलिखित सेल का ईएमएफ परिकलित कीजिए। ईएमएफ आपको निकालना है, कितना आसान। देखो आप उसमें दिया हुआ क्वेश्चन है, देखो टीन से क्या बन रहा है बताओ, टीन से बन रहा है तुम्हारा SN2 या H+ आयन बन रहा है सर। पैसा तो अब उसमें दिया हुआ है ना, और ये तुम्हारा क्या है, देखो ये आप यहाँ से क्या निकालो, E0 सेल निकालो, क्या निकालो। अब देखो SN से क्या बन रहा है बताओ, SN2+, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा होगा, है ना भाई। अब यहाँ देखो ध्यान से H+ आयन है कि नहीं, 2 H+ आयन जो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा क्या करेगा, H2 बना लेगा, गैस बन गया। अगर यहाँ पे लिखूं कंप्लीट रिएक्शन तो क्या लिखूं बताओ, ये तुम्हारा क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन आपस में मर गए, है ना भाई। तो क्या बना बताओ, SN बना प्लस 2 H+ आयन बन गया, और यहाँ पर क्या बना, SN2+ बन गया प्लस H2 गैस बन गया। ठीक है, देखो ये गैस दाब इसका दिया हुआ है कि नहीं, देखो ये एक बार H+ आयन सांद्रता को दिया हुआ है, तो आपने यहाँ से क्या N बताओ कितना हो गया, 2। कितने इलेक्ट्रॉन का यहाँ से हुआ आदान प्रदान, 2 हो गया, है कि नहीं। अब आप यहाँ से क्यों निकालो पहले ना, लाइनिंग आ गई यार। अब N का मान आ गया, क्यों निकालो बराबर से, क्यों बताओ कैसे निकालते हो उत्पादक। ये क्वेश्चन फिर कह रहा हूं, इस पर क्वेश्चन पेपर में आएगा। ये क्वेश्चन सेम टू सेम नहीं आएगा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आएगा, नरस्ट समीकरण पर आधारित क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। देखो अब बताओ ये कौन है इधर, ये तुम्हारा हो गया उत्पाद, है ना भाई। SN2+ आएंगे क्या, सांद्रता आ जाएगी कि नहीं। यहाँ पर PT, अब भाई H2 है कि नहीं बताओ, तो इससे तो दाब आएगा, तो P है कि नहीं, H2 पर इसका दाब आ जाएगा। बटन कौन है, ये राधर। अभी ऐसा तो ठोस हो गया है ना, तो H+ आयन की क्या सांद्रता यहाँ पर लिखी जाएगी। यहाँ पर क्या है, 2 है ना, 2 लाओ। देखो अब देखो ध्यान से, SN2+ की कितनी है भाई सांद्रता, 0.001 हो गया, है कि नहीं। कोई यहाँ पर घातवात कुछ नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पर इसको बैलेंस नहीं करना था। 1 कितना मतलब इसका दाब 1 हो गया, बटे में मतलब H2 कितनी है 0.01 है, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा कि नहीं भाई। अब बताओ इसका स्क्वायर करो तो कितना आएगा, देखो 0. इसको आप लोग बताओ इसे क्या लिख सकते हो, 0.001 को 10⁻³ लिखोगे, क्या लिखोगे 10⁻³ इसको हम लिख पाएंगे, ठीक है ना। बटे देखो ध्यान से, आप इसको आप लोग क्या लिखोगे 10⁻2 लिख सकते हो भाई। 0.01 को हम लोग क्या लिख पाएंगे, -2 लिख दिया, इसको पर लगा दो स्क्वायर, क्या लगा दो। अब अगर आप स्क्वायर लगाओगे क्या बनेगा 10⁻³ और बटे में क्या आएगा देखो 10⁻⁴, ऊपर जाएगा तो क्या बना। इतना आसान क्वेश्चन यहाँ बताओ बोर्ड में डाला हुआ था और आप इसको हार्ड बताते हो, तो काम चलेगा ना। अब बताओ तो Q का मान बताओ कितना आ गया, 10 की पावर -3 और गुना कितना हो गया +4, कितना आएगा 10 आ गया। बहुत बढ़िया। अब देखो आप E0 सेल निकालो, क्या निकालो E0 सेल तुमको चाहिए ना भाई, तो बताओ क्या करते हो E0C माइनस E0A, कैथोड माइनस एनोड। बताओ इसमें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। अरे यहाँ देखो इसमें ये बीच में दो डंडे होते हैं, हमसे क्या बोलते हैं लवण सेतु बोलते हैं। लवण सेतु से इधर कौन होता है, कैथोड होता है एनोड होता है, एनोड होता है। तो बताओ इसका कितना है 0.14 माइनस में है, और यहाँ पर कौन है कैथोड, कौन बताओ कैथोड हाइड्रोजन, तो कितना हाइड्रोजन का 0 है, माइनस करो -1.14, ये तो है भाई, ये रहा, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ से कितना हो गया 1.14 नहीं 0 है, 0.14 भाई 0.14 भाई है ना, अभी का तो था -0.14 वोल्ट है। सॉल्व करो इसको, 0.14 है कि नहीं, 0.14 वोल्ट हो गया ना, हो गया E0 सेल निकल के आ गया। आपको लगाना क्या है नरस्ट समीकरण, तो E सेल का सूत्र क्या होता है बताओ, E0 सेल -0.0591/n और log Q, याद है आपको नरस्ट इक्वेशन लगवाया कि हाथ ना 2 मिनट को सॉल्व हो जाएगा, ये करने बैठे तो मैं समझा रहा हूँ इसलिए समय लग रहा है, खुद से करने बैठोगे 2 मिनट के ऊपर से क्वेश्चन जाएगा नहीं, टाइम लगेगा, ठीक है। ई सेल आपको निकालना है, ठीक है भाई। देखो ये कितना बताओ, ये आपने निकाला 0.14 माइनस 0.0, इसको 6 करो, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेट 6 करो इसको, अपोर कितना कर लिया 2, log 10 मान कितना होता है 1। देखो यहाँ log 10 में दिया हुआ है, कितना होशियार है ये। यानी कि मैं भी जब 12th क्लास में था ना तो क्वेश्चन आया था, जब मैं सॉल्व करने बैठा तो मैं सोचा कि इसमें log 3 का मान उसमें दिया हुआ था, तो मैंने कही कि अगर मेरा हल करते हुए log 3 बना मतलब मैं ठीक कर रहा हूं, है कि नहीं। तो मैं ऐसे सॉल्व करते करते पहुंचा log 3 बन गया मेरा, मैंने कहा अरे वाह log 3 का मान यार दे रखा है इसने,
मतलब मैं ठीक करा तो दिया हुआ इसने। अगर मैं गलत क्या होता तो लॉग 3 आता ही नहीं, क्या पता कुछ और आता, 5 आता, 6 आता और कुछ आता, लेकिन मेरा लॉग 3 आ गया। मैं समझ गया, मैं ठीक कर रहा हूँ, नंबर पूरे मिले थे मेरे को। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर देखो ऐसे बैठ गया फिट, है ना। अब बताओ कितना हो गया, 0.14 माइनस 0.03 हो गया, गुना 1 हो गया। तो 0.14 माइनस 0.03 सॉल्व करो इसको, कितना है बताना, 10 में से 1, 0.11 वोल्ट आएगा। कितना आसान क्वेश्चन था, हार्ड क्वेश्चन है कोई ये, नरस समीकरण आपको लगाना आना चाहिए। हाँ हो गया भैया, 0.03 आएगा, बात कर देगा 2 से। तो चलो आ जाओ, ये हो गया। अब देखो अगला इसमें क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर ये रहा, हाइड्रोबोरेनॉन ऑक्सीडेशन, कोई 3 करना है आपको, ठीक है। विलियमसन संश्लेषण, देखो भाई ये सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ना रिएक्शंस है। आप एनिसोल का क्या करना है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, ये तो बड़े इंपोर्टेंट कुछ रिएक्शंस है, ठीक है। आपको इन्हें ना बुक में से पढ़ लेना, ठीक है भाई, बहुत आसान से आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे, ठीक है भाई। विलियमसन संश्लेषण हो गया। बताओ विलियमसन संश्लेषण में आप लोग क्या बनाते हो, विलियमसन संश्लेषण में सीधा क्या बनता है, ईथर बनता है। केवल मात्र एक रिएक्शन पूरे बुक में है, ठीक है। हाइड्रोबोरेनॉन के अंदर क्या बनता है, एल्कोहल बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है, जरूर कर लेना। एनिसोल का फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलन करवाना है, यानी एनिसोल का आपको यहां पर क्या पता होना चाहिए, एनिसोल का आपको पता होना चाहिए पहले तो स्ट्रक्चर, कुछ ऐसा देखो होता है स्ट्रक्चर एनिसोल का, ठीक है भाई। बेंजीन के ऊपर क्या लगता है, O खुद में ईथर होता है, ठीक है ना। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया को जब भी बोलेगा तो आपको क्या बोल रहा है, एल्किलन कह रहा है। अगर एल्किलन कह रहा है तो आपको CH3 और यहां पर क्या लेना है, Cl या फिर Br लेना है, ठीक है ना। और साथ में इसमें हम लोग क्या इसमें डालते हैं, हम लोग निर्जल, क्या डालते हैं बताओ, निर्जल AlCl3 हम इसमें डालते हैं, ठीक है भाई। तो निर्जल AlCl3 इसमें आपको डालना है, तो आपको क्या ऑर्थो या फिर पैरा पर क्या लगाना है, CH3। ये क्या कह रहा है, एल्किलन कह रहा है। तो एल्किल समूह जोड़ते हैं, और एल्किल समूह कौन होता है, R होता है। R यहाँ पर कौन है बताओ, CH3। तो बताओ क्या बनेगा, ये तुम्हारा इधर एनिसोल हो गया, OCH3, आप यहाँ पे लगा दो CH3, ये रहा है ना, ये मुख्य उत्पाद आपको बनकर तैयार होगा, ठीक है ना। आप यहाँ लगा दो ऑर्थो पर, सॉरी ये ऑर्थो हो गया, ये हो गया तुम्हारा पैरा। पैरा हमारा क्या होता है, मुख्य उत्पाद होता है, ठीक है। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में था, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर राइमर टीमन आ चुका है, ठीक है ना। कैनी जेरो हो सकता था, ठीक है भाई, यहाँ पर ग्रिग्नार्ड हो सकता था, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ नेमिंग रिएक्शन है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन हो सकता था, ठीक है ना। तो बड़े इंपॉर्टेंट चीजें ना आपको करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आप लोग ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना बुक में साफ सब लिखा हुआ है, आपके नोट्स में होंगे, ठीक है, वहां से आपको पढ़ना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हम लोग, देखो निम्नलिखित युगल के यौगिक में विभेद करने के लिए रासायनिक परीक्षण दीजिए। बहुत अच्छा, देखो भाई आपके पेपर में सेपरेट क्वेश्चन ये आता है। मैंने ना इसका एक 5 मिनट का लेक्चर भी बनाया था। क्या बोलता है बताओ, निम्नलिखित युगलों के यौगिकों में विभेद के लिए रासायनिक परीक्षण देने। देखो फिनॉल, अब तुम बताओ, चलो देखो फिनॉल हमारा ये होता है कि नहीं भाई, फिनॉल होता है। एक और बताओ बेंजोइक अम्ल ये होता है। अब बेंजोइक अम्ल में और फिनॉल में आपको अंतर लिखना, विभेद लिखना है। तो भाई सिंपल सी बात है, आपको परीक्षण, रासायनिक परीक्षण आपको देना है, ठीक है ना। तो ये क्या है, देखो ये क्या होता है बताओ, ये तुम्हारा फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया देता है, कौन, फिनॉल। ये नहीं देता, बेंजोइक अम्ल नहीं देता, है कि नहीं। तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि नहीं। अब देखो अपना बोलता है प्रोपेनल और प्रोपेनॉन। प्रोपेनल जो है वो एक एल्डिहाइड है, और जो प्रोपेनॉल वो कौन है, कीटोन है। तो प्रोपेनॉल जो देखो ये रहा CH3 CH2 CH2, ये है तुम्हारा प्रोपेनल। और एक में मेरे पास क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3, ये हो गया तुम्हारा कौन, प्रोपेनॉन हो गया। प्रोपेनॉन है ये, और एक और बताओ ये प्रोपेनल है, प्रोपेनल हो गया। तो प्रोपेनॉन प्रोपेनल ये कीटोन है भाई साहब, ये एल्डिहाइड है। फेलिंग और टोलेन अभिकर्मक का परीक्षण केवल एल्डिहाइड देता है, और जो तुम्हारा कीटोन है ये एल्डिहाइड, सॉरी जो कीटोन है ये फेलिंग और टोलेन का परीक्षण नहीं देता, आपको पता होना चाहिए। सेपरेट वीडियो मैंने इसका बनाया हुआ है ना, अभी होगा नीचे ना, ताकि आप देख सकते हो। तो फेलिंग एल्डिहाइड, फिर से कह रहा हूं, पेपर में तुम्हारे क्वेश्चन ये आएगा, पक्का आएगा कि एक एल्डिहाइड होगा एक कीटोन होगा, दोनों के अंदर विभेद करना होगा। तो विभेद करने के लिए आपको क्या करना है,
एल्डिहाइड के अंदर आपको ये लिखना पड़ेगा कि प्रोपेनल यहाँ पर है, आपके पास इथेनॉल आ सकता है, ब्यूटेनॉल आ सकता है, तो यहाँ पर है प्रोपेनल, आपको उसमें लिखना पड़ेगा कि जो प्रोपेनल है ये टोलेन और फेलिंग अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करके परीक्षण देते हैं, ठीक है ना। टोलेन में क्या होता है बताओ, जब आप उसमें टोलेन अभिकर्मक डालते हो, सिल्वर अमोनियम नाइट्रेट होता है उसका, ठीक है ना, वो होता है सॉल्यूशन, तो ये एक क्या सिल्वर दर्पण बना लेता है, एक लेयर बनता है चांदी का, किसमें, टोलेन में। और फेलिंग में क्या होता है, फेलिंग के अंदर जो होता है ब्राउन भूरे रंग का क्या अपक्षय प्राप्त होता है, ठीक है ना, कॉपर ऑक्साइड वगैरह, ठीक है ना। और दोनों में क्या होता है, जो एल्डिहाइड होता है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण में ऑक्सीकृत हो जाता है, दोनों में ही, एल्डिहाइड भी, ठीक है ना, चाहे 1 डिग्री 2 डिग्री हो, टोलेन में भी और फेलिंग में भी, ठीक है ना। अब यहां पर क्या है, कीटोन, ये अभिक्रिया नहीं दर्शाते, ठीक है, टोलेन और फेलिंग परीक्षण कीटोन नहीं देते हैं। तो कीटोन क्या करते हैं फिर, हाँ कीटोन हेलो फॉर्म परीक्षण देंगे, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, देखो अब हमसे बोलते हैं दिए हुए यौगिकों में से कौन प्रबलतर अम्ल है और क्यों। देखो यहां पर आप ध्यान रखना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है ना, आपको सीखना चाहिए। हमसे कह रहा है CH2F CH2 और यहां पर CH2 क्या COH है। देखो फ्लोरीन जिसमें पास है, सी के पास में वो ज्यादा अम्लीय होगा, आप बस इतना ध्यान रखना। फ्लोरीन क्यों, अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है फ्लोरीन, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ आकर्षित करता है, तो H को निकलने में आसानी हो जाएगा, ठीक है। देखो अभी देखना आप, देखो अब आपको ध्यान यहां पर ये रखना है कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, आपको एक बात यहां पर मैं और भी समझा दूं कि ऑर्गेनिक अम्ल यानी कार्बनिक अम्ल जो होता है वो कार्बन वाले हो गए, कार्बनिक अम्ल के अंदर जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, इथेनॉइक एसिड हो गया या फिर HCOH हो गया, ये अधिक अम्लीय सबसे होता है। फॉर्मिक अम्ल सबसे अधिक अम्लीय है। अगर यहां पर देखो ये क्या बताओ, ये है एसिटिक अम्ल, ये अम्लीय है लेकिन फॉर्मिक अम्ल से कम अम्लीय है। अब अगर मान लो एसिटिक अम्ल में ही यहां पर जो कार्बन है, ये कार्बन है, यहां पर 3 H, क्या बताओ 3 H है, एक फ्लोरीन बढ़ गया तो सबसे अधिक ये था अम्लीय, लेकिन अगर फ्लोरीन लग गया इसके पास में तो ये क्या हो जाएगा, अधिक अम्लीय हो जाएगा। अब यहां पर 2 H था, है कि नहीं, मान लो यहां पर क्या हो गया, 1 H हो गया और यहां पर 2 F आ गया और ये हो गया, अब ये सबसे अधिक हो जाएगा अम्लीय। जितना फ्लोरीन बढ़ता जाएगा उतना ही अम्लीय इसकी प्रकृति बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। क्यों, फ्लोरीन जो होता है वो अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, यहां से H को निकलने में आसान हो जाता है, ठीक है ना भाई। अब देखो अब यहां पर कौन आ गया, इधर अगर 3 F आ गया, अब देखो इसमें सबसे अधिक कौन होगा बताओ, ये होगा सबसे अधिक अम्लीय, ठीक है ना। F जो है वो पास में है इस कार्बन के पास, ठीक है, तो यहां पर क्या दूर में, ठीक है ना। अब आ जाओ आगे, निम्नलिखित, अब इनकी आपको व्याख्या करना है। अब सुनो भाई, यहां पर देखो जो 3 क्वेश्चन है, तीनों को तीनों जो है ना वो जैविक अणु से दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या है, आवश्यक अमीनो अम्ल क्या होता है। देखा अमीनो अम्ल जो होता है 2 टाइप का होता है, ठीक है भाई, क्या होता है, 2 टाइप का हमारा अमीनो अम्ल होता है, ठीक है। ये होता क्या है, अमीनो अम्ल ही वो सबसे छोटी इकाई है जो प्रोटीन का निर्माण करता है बॉडी में, ठीक है ना। अमीनो अम्ल ही वो सबसे छोटी इकाई है, मात्रात्मक इकाई है जो प्रोटीन का निर्माण करती है, ठीक है। नाइट्रोजन होता है, ठीक है, R होगा, R एल्किल समूह होगा, ठीक है, देखो नाइट्रोजन होता है, R होगा एल्किल समूह, इसके पास H भी होगा, ठीक है भाई, ठीक है। तो अमीनो अम्ल एक होता है आवश्यक, एक होता है अनावश्यक। जो हमारा शरीर खुद से अमीनो अम्ल बना लेता है तो हमें बाहर की आवश्यकता नहीं होती, बाहर की में आवश्यकता नहीं होती। तो जो अनावश्यक अमीनो अम्ल होते हैं वो हमें बाहर से नहीं लेना पड़ता, शरीर में खुद ही बनता है, ठीक है। और ऐसे अमीनो अम्ल जो हमारे बॉडी में नहीं बनता उसे हमें बाहर से लेना पड़ता है, तो आवश्यक अमीनो अम्ल बाहर से लेना पड़ेगा। तो आवश्यक अमीनो अम्ल वे अमीनो अम्ल होंगे जो हमारे शरीर के अंदर संश्लेषित नहीं होते, उसे हम भोजन के माध्यम से शरीर के अंदर लेते हैं और फिर प्रोटीन का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है ना। अब यहां पर देखो आवश्यक अमीनो अम्ल के स्थान पर एक क्वेश्चन ये बन सकता है बोर्ड के अंदर कि विटामिन सी को लगातार हमें खाने के साथ लेने की सलाह डॉक्टर क्यों देते हैं। ये क्वेश्चन बोर्ड में बहुत जल्दी से बनेगा भाई, यहां तो यूपी बोर्ड में ये नहीं आता, हो सकता है रिपीट हो जाए, सीबीएसई बोर्ड में तो ये आ गया, लेकिन इसके स्थान पर आवश्यक और अनावश्यक क्या होगा लगे आपको मालूम। एक बार मैं इसमें ये दे देता हूं कि आवश्यक अमीनो अम्ल कौन कौन से होंगे, आपको याद भी करना पड़ेगा, ठीक है भाई।
एक होता है हमारे पास आवश्यक अमीनो अम्ल, एक होता है अनावश्यक अमीनो अम्ल। ठीक है भाई, ये देखो ध्यान से। तो आपको आवश्यक अमीनो अम्ल यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, कभी तो पेपर में आ जाए। आवश्यक अमीनो अम्ल कौन से होते हैं? जो हमारे बॉडी में नहीं बनते, बाहर से हमको लेना पड़ता है खाने के साथ में। ठीक है ना? तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, आपको जो इसमें एग्जांपल आपको याद करेगा भी करना पड़ेगा, है ना। वेलिन नाम का होता है तुम्हारा एक तो आवश्यक, एक होता है ल्यूसीन। ठीक है भाई, ल्यूसीन हो गया, है ना। और आइसोल्यूसिन, अर्जिनिन, ठीक है ना। आइसोल्यूसिन, ठीक है ना, ये तुम्हारा हो गया। आइसोल्यूसिन हो गया, अर्जिनिन हो गया, लाइसिन हो गया। ठीक है भाई, हिस्टिडीन आपको ध्यान रखना है, हिस्टिडीन ये तुम्हारा अमीनो अम्ल। ठीक है ना। तो ये होता है आवश्यक अमीनो अम्ल जो हम बाहर से लेते हैं खाने के साथ। ठीक है ना। और अनावश्यक जो बॉडी में खुद ही बनता है, आप वो लिख दो, ग्लाइसिन। ठीक है भाई, ग्लाइसिन होता है। ठीक है ना। ये कौन है बताओ? ये है अनावश्यक अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल जो हमारी बॉडी में खुद ही बनता है। ठीक है ना। ये सारे अमीनो अम्ल जो है प्रोटीन बनते हैं। ठीक है ना। इससे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पेप्टाइड बंद क्या होता है? ठीक है ना। देखो पेज नंबर ना आप खोल करके बुक में 437 पर ना आप आराम से पढ़ पाओगे। पेप्टाइड है ना, इसमें लिखा हुआ है। और इसमें क्या बताओ? विकृति करण, डीनेचुरेशन क्या होता है ना। तो ये देखो ये होता है, जैसे मान लो अंडा है, अगर अंडा अभी तक बॉईल नहीं किया है तो अंडा को उबालने से पहले जो उसके अंदर प्रोटीन है, उसके अंदर क्या है? हाँ, जीव उत्पन्न करने की क्षमता है। ठीक है ना। लेकिन अगर आप अंडे को उबाल देते हो तो उसके अंदर जो उसकी जैविक क्षमता है ना, वो नष्ट हो जाती है उबलने से। तो जब उबल जाएगा ना, तो हम कहते हैं उसका डीनेचुरेशन हो गया। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। इसमें दिए हुए यौगिक का आयुपीएसी नामकरण बताओ क्या? अब इसका नामकरण तो कर लोगे नहीं, आसान है ये तो। अरे भाई नामकरण करना तो कुछ सिखाया मैंने। तो बताओ इसमें कौन है? देखो ये हो गया, नंबर करो इसको। तो 1 2 3 4 5 3 6 नहीं हो गया? तो अब नामकरण कर दो इसका। NO2 समूह की ऑर्थो पैरास्थिति पर उपस्थित हेलो एरिनो की नाभिक की प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति अभिक्रियाशीलता बढ़ा देता है। उपरोक्त कथन की व्याख्या के लिए क्या करना है? कारण देना है। देखो सुनो ध्यान से, अब मेरी बात सुनना। ये मेरे पास कौन बताओ? बेंजीन है, लेकिन भाई हेलो एरिन की बात कर रहा है। यहां पर क्या बताओ? Cl है। ठीक है भाई, अब इसके ऊपर आप अगर देखोगे ध्यान से कि अगर हम यहां पर डाल दें, उसकी क्या चीज बताओ? इसके ऊपर अगर हम इसके ऊपर डाल दें, क्या बताओ? आपको याद होगा ना, आप इसके अंदर सोडियम नाइट्रेट है ना, ये डालते थे ना भाई, प्लस क्या HCl, याद है? नहीं याद है? डालते थे नहीं। और 623 केल्विन तापमान है ना, और क्या 300 ATM क्या घुल गए, तब ये फिनॉल में परिवर्तित होता था। गलत कर देगा। HNO3 था, इसमें क्या था? HCl था। इधर से इसमें HCl देगा ना, इसमें आप लोग ये डालते थे भैया, ये गलत डाल दिया ना। इस बार आप सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, NaOH क्लियर हो गया। ठीक है भाई, तो डाइजेटिव लवण बन जाएगा। फिर देखो आप सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या HCl गिरते थे 623 केल्विन 300 ATM दाब, तब क्या बनता था बताओ? फिनॉल। लेकिन अगर आप इसके ऑर्थो पोजीशन पर, याद है आपको, NO2 लगा देते थे, है कि नहीं? तो फिर ये तुमको केवल हीट करने से ही, अगर मान लो 3 लग गया, क्या लग गया इसके ऊपर? 3 लग गया, तो केवल हीट, गरम जल, क्या गरम जल गिरने मात्र से ही क्या बनता था? ये फिनॉल बनता था। नहीं बनता था फिनॉल, याद आ रहा है? तो ऑर्थो समूह पर, सॉरी ऑर्थो पोजीशन पर या पैरा पर अगर NO2 समूह लगता है तो अभिक्रियाशीलता हेलो एरिन की बढ़ जाती है। क्यों? ये क्वेश्चन पूछा इसने यहां से। ठीक है ना। तो ये मैंने आपको समझाया था। ठीक है भाई, ध्यान रखना, अभिक्रियाशीलता बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो होते हैं NO2 समूह, ये इलेक्ट्रॉन अपना एक समूह होता है, और जो क्लोरीन के पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उसे खींच करके इसके ऊपर क्या करता है? बेंजीन के ऊपर, हाँ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देता है बेंजीन को, है ना। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करता है, इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम करने वाले समूह कौन होते हैं? NO2 समूह। ये ऑर्थो पैरा पोजीशन पे लगेंगे तभी अभिक्रिया बढ़ती है शीलता। ठीक है ना।
क्योंकि ये अभिक्रियाशीलता बढ़ाता है इलेक्ट्रॉन को डेंसिटी कम करके, घनत्व किससे, ऑर्थो पैरा पोजीशन पर, है ना। अब अगर मान लो ये कहां लगे, ये लग गए मेटा पर, तो आप जानते हो अनुनाद, इसमें आपको अनुनाद बना करके एक्सप्लेन करना था। अनुनाद के दौरान आपने समझा था, अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो जाकर के हेलो एल्केन और हेलो एरीन का ना पूरा वीडियो आप देख सकते हो, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ, ये NO2 समूह क्या करता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व कम कर देता है, ठीक है ना। ठीक है भाई, कहां पर, अगर ऑर्थो पैरा लगा रहेगा तो, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या होता है, क्या होता है जब एथिल क्लोराइड को एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया किया जाता है। ये कितना आसान क्वेश्चन आ गया। ये पूरा क्वेश्चन जो है देखो हेलो एल्केन हेलो एरीन से है, कौन सा, ये 27वां, और क्वेश्चन 3 नंबर का है, ठीक है। तो देख लो हेलो एरीन और हेलो एल्केन कितना इंपोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। सुनो देखो कितना आसान क्वेश्चन बताओ, CH3 CH2 और Cl हो गया। आप इसके ऊपर क्या करो, एल्कोहलिक KOH, याद है एल्कोहलिक KOH डालते हैं भाई इसके अंदर, एल्कोहलिक KOH नहीं डालते हैं। अब क्या देखो ये क्या करता है, याद होगा तुमको, ये तो सीधा एल्कीन बनाता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, कितनी बार पढ़ाया आपको, है कि नहीं। अगर ये जलीय गिर जाता तो यहाँ OH लग जाता। तो आपको ध्यान रखना, अगर जलीय गिर जाता है इसके ऊपर भाई साहब, जलीय KOH आप इसमें घेरा कैसा, एक्वस घेरा, तो Cl को हटा कर क्या लगता है बताओ, नाभिक रागिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, तो CH3 CH2 और यहाँ पर OH एल्कोहल बनता है। एल्कोहलिक घेरा तो क्या लगता है, डबल बॉन्ड लगता है, ठीक है। ये आपको मैंने पहले कई बार समझाया हुआ है, ठीक है भाई, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, कॉपी करो पेपर से। अब तुम देख लो कि मुझे ये पेपर पूरा आता है, पूरा आता है। अब तक यहाँ तक मैंने सॉल्व किया है, 1.5 घंटे लगे हैं, पेपर 3 घंटे का है, ठीक है ना। अब तुम खुद देख लो। अच्छा इससे पहले मैंने पेपर कभी सॉल्व नहीं करा, इससे पहले ये पेपर आपका है, ठीक है, पहली बार मैं देख रहा हूँ, बस आपको मैंने पढ़ा था, सॉल्व मैं आपके साथ ही कर रहा हूँ। दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय अभिक्रिया की अर्ध आयु का 10 गुना होता है। कुछ नहीं करना है आपको, पहले क्या करना है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का सूत्र बताओ क्या होता है, आपको ये लगाना है। देखो 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय अभिक्रिया, देखो लॉग तो मान आपको ये रखना है, लॉग 10 आपको ये यूज करना है, ठीक है। देखो सुनो टी हाफ बताओ, प्रथम कोटि के लिए, प्रथम कोटि के लिए बताओ टी हाफ कितना होता है, 0.693 अपॉन K ये होता है, ठीक है। यहां से आपको क्या निकालो बताओ, तो ये टी हाफ हो गया ना, हो गया, ये छोड़ दो, ठीक है। अब आप K निकालो, तो K क्या होता है, लॉग, याद है, 2.303 लॉग R नॉट अपॉन R, ठीक है भाई, अपॉन क्या होगा टी, ये होता है सूत्र, याद आया। अब देखो ध्यान से, अगर मान लो यहाँ पर K इक्वल टू 2.303 अपॉन कितना टी हमको नहीं पता ना, देखो टी हाफ, चलो बात की बात है कि ना, टी हाफ हम धर देंगे, उसमें K का मान निकाल के इसमें रख देंगे, अपना प्रूफ हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो टी का मान बताओ कितना, नहीं पता हमको, है ना, टी का मान हमको नहीं पता, टी इसमें दिया हुआ है कि त्रुटि यहाँ रख दो, ठीक है, यहाँ पर लॉग हो गया। अब यहाँ पर तो R नॉट कितना है, जितना भी छोड़ दो, यहाँ पर 99 हो गया, तो बता कितना, 0 कितना 0.1, ठीक है भाई। और यहाँ पर क्या था R नॉट, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, R नॉट का आपस में खत्म हो गया। K छोड़ कितना हो, K इक्वल टू क्या हुआ 2.303 लॉग कितना हो जाएगा 10 नहीं हो गया, अपॉन में T आ गया। कितना आसान क्वेश्चन तो है कि नहीं है। अब आप देखो ध्यान से पढ़ना पर, K इक्वल टू क्या बना 2.303 अपॉन T बन गया, है कि नहीं भाई, 2.1 होता है, इस K का मान को इसमें रख दो, किसमें, इसमें रख दो, तो बताओ T हाफ इक्वल टू कितना आएगा 0.693 अपॉन 2.303 अपॉन कितना T हो जाएगा, है ना, और T कहाँ भाग जाएगा ऊपर, है ना। इसको तुम्हें 10 गुना होता है, सॉल्व करना, इसको आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो जो T हाफ होगा ना वो 10T हो जाएगा, ठीक है ना, इजीली सॉल्व भी आराम से होगा, ठीक है। आप इसको ट्राई करने का, खुद से सॉल्व भी ऐसा ना, तो ऐसे सॉल्व होगा। तो T हाफ का कितना होता है 10 गुना, T हाफ का 10 गुना, ठीक है ना। सॉल्व करोगे ना अपने आप 10 आएगा, ठीक है ना, ट्राई करना, ठीक है ना, कोई इसमें दिक्कत आने वाली बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन तो क्या इसमें 18वां क्वेश्चन था ये रहा। देखो इतना लंबा कहानी पढ़ोगे पैराग्राफ, ठीक है ना, तब पता चलेगा तुम्हें क्वेश्चन क्या। अब यहां पढ़ेंगे देखो फटाफट से,
देखो क्वेश्चन बहुत आसान है। आप बताओ ये क्या दो, ये पैराग्राफ पढ़ो मत पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। आप यहां देखो ध्यान से, क्या बोलता है बताओ। COF6 प्रति चुंबक क्या है अथवा अनुचुंबक है और क्यों। आप देखो ध्यान से, इसको ना सिंपल है, आप क्वेश्चन 1 नंबर का है ना, आप आराम से कर पाओगे यार। फ्लोरीन जो होता है दुर्बल क्या होता है, लिगैंड होता है। क्या नहीं होगा बताओ, क्या नहीं होगा, युग्मन नहीं होगा इलेक्ट्रॉन का। अच्छा अगर चेक करो, सुनो चेक करो, CO यहाँ पर है, F6 हो गया, नहीं हो गया, 3 माइनस है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालो कितना है, +3 आएगा, नहीं पता, X हो गया, 3 गुना -1 हो जाएगा, सॉरी 6 है, 6 है ना, बराबर -3 हो गया है ना, तो ऐसा नंबर कितना आएगा, +6 नहीं आ जाएगा, ये +6 आ गया यहाँ से। अब 27 नंबर पे +3 हो गया है कि नहीं, +3 हो गया तो बताओ D कितना हो गया, देखो अब CO को निकालो विन्यास, 27 नंबर पे 3 गया, 2 S में से गया, ये कितने में से गया, एक डी में से गया, एक D में से गया, तो 27 हो गया, तो 7 नंबर D 6 आएगा भाई, 4s2 3D कितना होता है, 7 होता है ना भाई, 20 हो गया, 27 हो गया। अब यहाँ अगर 3 प्लस हो जाएगा तो 3 जाएंगे, S में से कितने गए, 2 गए, तो 4s का बचा 0, D में तो 6 बच गया। अब देखो ध्यान से, अब कैसे करेगा ये, अब देखो 6 किलो इसमें, 1 2 3 4 5 हो गया भाई, 5 होता है इसमें, छठवां यहाँ आ जाएगा इधर, युग्मन होने वाला है नहीं, क्यों, F क्या बताओ, F एक दुर्बल क्षेत्र लिगैंड है, क्या है बताओ ये, दुर्बल क्षेत्र लिगैंड हो गया नहीं हो गया बताओ, लिगैंड हो गया है ना, तो युग्मन होगा नहीं, इसमें क्या है, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, इसलिए क्या होगा इसका, अनुचुंबक है, क्या होगा ये, अनुचुंबक क्या होगा, क्यों होगा, क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, क्योंकि जो F लिगैंड है वो क्या है, दुर्बल क्षेत्र लिगैंड है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, CO इसमें उप सहसंयोजन संख्या सिंपल दिख रहा है भैया, जो तुम्हारा EN होता है इथाइलिन डाइअमाइन, एक द्वितंतुर लिगैंड होता है, क्या होता है बताओ, द्वितंतुर लिगैंड होता है, तो द्वितंतुर लिगैंड ये है, तो एक EN जो होता है 2 बंध बनाएगा CO के साथ में, 2 मिलके 4 बनाएगा, यहाँ पर 2 Cl भी तो 6 होगा इसका, CN मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। दिए हुए संकुल का IUPAC नामकरण करो ना भाई साहब। अब देखो यहां पर जो ये पूरा संकुल कैसा है, पॉजिटिव है, अगर धनात्मक संकुल है तो इसका जो केंद्रीय परमाणु है उसके नाम में कोई बदलाव नहीं करते। अब देखो, अब लिगैंड नाम लिखो, बताओ इसमें 2 कौन है, Cl, क्लोराइडो पढ़ते हैं, नॉट क्लोरो, और एक से बताओ कौन है, एमीन है, तो A पहले आएगा C पहले आएगा, A से एमीन और C से क्लोराइडो, पहले कौन आएगा अल्फाबेटिकल में, A आएगा, तो डाई अमाइन नाम करो अंग्रेजी में यार, डाई अमाइन, फिर डाई क्लोराइडो नाम हो गया इसका। अब देखो सभी लिगैंड का नाम लिख गया, ऑक्सीजन संख्या बताओ कितनी आएगी, 0 आएगी इसकी, है ना, कितनी आएगी बताओ, 0 आएगी, आप निकाल लेना, कैसे निकालते हैं भाई, पीटी का मान लो x, ठीक है ना, और इसका कितना 0 होता है एमीन का, और सेल कितना होता है, 1 का होता है -1, 2 से गुणा करोगे ना बराबर +2 हो गया, अरे x, अरे देखो ये कितना आ गया भैया, प्लस में आएगा, 0 नहीं आएगा भाई, देखो -2 हो गया बराबर +2 हो गया, 4 आ गया भैया, कितना आ गया 4। तो इससे बताओ सभी लिगैंड के नाम लिखने के बाद में आप कौन से नाम लिखोगे इसमें, सभी लिगैंड के नाम लिखने के बाद में हम लोग नाम लिखेंगे इसका, प्लेटिनम का, प्लेटिनम, केंद्रीय धातु परमाणु का, फिर यहाँ पर क्या लगाओगे 4, क्या लगे बताओ। तो ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व करो, ठीक है ना। देखो ये डिट्टो सीबीएसई बोर्ड का पेपर है, मैं पूरा सॉल्व कर रहा हूं, तुम्हारा भी ऐसे आएगा, ठीक है। अब ये बताओ यहाँ पर क्या बोलता है, CONH36 एक आंतरिक कक्षक अथवा बाह्य कक्षक संकुल है, या सेम क्वेश्चन देखो। अब यहाँ पर अमीन जो होता है ना, अमोनिया, ये परबल क्षेत्र लिगैंड होता है, क्या होता है बताओ। जब भी आपको परबल क्षेत्र लिगैंड दिखाई दे जाएगा ना, आप सिंपली समझ जाना कि इलेक्ट्रॉन का युग्मन होगा, और जैसे युग्मन होगा तो यार इसमें, अच्छा मिटा दिया मैंने, चलो वापस ले आते हैं, सारा बैक आ जाएगा, है ना, पूरा ही करना पड़ेगा चाचा, आएगा भी आएगा, रुक जाओ। अरे हम वो वापस बैक ला रहे हैं ना, जो अभी समझाया था आपको मैंने, मिटला भैया, लिखने में तो समय लगा था, देखो तुम्हें, हाँ देखो ये आ गया है ना। देखो
अब ये क्या, ये इसका विन्यास ही तो है, नहीं है विन्यास इसका? जब ये इसका विन्यास है, ये देखो है ना, याद है ना आपको? देखो भाई इसकी बात थोड़ी सी होगी, आंतरिक है बाहर। अब बताओ इस वाले केस में जो NH3 है ये एक प्रबल विद्युत सॉरी प्रबल क्षेत्र लिगैंड है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, युग्मित, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, तो आंतरिक कक्षक क्या होगा, ये आंतरिक, ये रहा आंतरिक कक्षक सिद्धांत सॉरी आंतरिक कक्षक संकुल होगा ये। अगर ये आंतरिक कक्षक संकुल होगा तो ध्यान रखना ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स इसको बोलते हैं, मतलब निम्न प्रचक्रण संकुल। ठीक है भाई, आपको ये भी यहां से पूछ सकता था, पेपर में आने के चांसेस से काफी ज्यादा बढ़ गए। ठीक है ना? अब देखो या तो आप ये करते या फिर ये करो, संयोजकता आवरण सिद्धांत के आधार पर NiNH36 की आकृति तथा संकरण ज्ञात करना है। ठीक है भाई, देखो निकिल 28 नंबर पे होता है, सबको पता नहीं है, तो यहां पर देखो इसमें लिख दिया है। ठीक है ना? अब VBT के आधार पर यार हम उसमें तो यही करते हैं, हम उसमें भी यही करते हैं। तो आपको हाइब्रिडाइजेशन देखना है, तो D2sp3 होगा, क्या होगा बताओ? D2sp3 हाँ होगा। ठीक है ना? अष्टफल क्या होगा इसका? अष्टफल क्या होगा इसका? संकरण कैसे होगा और आकृति कैसा होगा? अष्टफल क्या होगा? तो इसका पूरा कंप्लीट रिवीजन मैंने जो है वो डाला हुआ है। ठीक है ना? आप वहां जाकर के देख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो अब क्या बताओ इसमें, अगला क्वेश्चन हम हमसे कहता है, फिर से आगे देखो पढ़ के उत्तर करने वाला है ना। ये क्वेश्चन देखो क्या है, गैल्वेनिक सेल में लवण सिंधु का बताओ क्या कार्य होता है? कितनी बार समझाया आपको? आंतरिक परिपथ को पूर्ण करता है। ठीक है ना? आयनों को संतुलित बनाए रखता है दोनों पक्षों तरफ, है ना, यानी उसको उदासीन रखता है। ठीक है, एक बात, गैल्वेनिक सेल कब एक विद्युत अपवर्तनीय सेल की भांति व्यवहार करता है? यार इसमें देखो ऐसा क्वेश्चन पहले हम लोग कर चुके हैं अभी इसमें, हाँ 1 नंबर वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, कि जब 1.1 वोल्ट से अधिक हम लोग बाहर क्या करते हैं, विभव अप्लाई कर देते हैं किसमें? गैल्वेनिक सेल पे, तो वो एक विद्युत अपघटनीय सेल की भांति क्या करता है? व्यवहार करता है ना। अभी मैंने आपको समझाया था पीछे। क्या जिंक से बने बर्तन में कॉपर सल्फेट विलयन भंडारित किया जा सकता है? नहीं कर सकते भाई। ठीक है ना? देखो जिंक से बने बर्तन में कॉपर आप अच्छा हाँ रख दो आराम से। जिंक क्या होता है? जिंक होता है ज्यादा रिएक्टिव, कॉपर होता है कम रिएक्टिव, है ना। तो देखो अब यहां पर क्या है, कॉपर का इतना होता है पॉजिटिव, और जिंक कैसा होता है बताओ? नेगेटिव में जा रहा है। जो ऊपर जाते चलते हो तो ये कम होता जा रहा है ना, तो आप रख पाओगे आराम से। देखो निम्नलिखित के अपचयन के लिए फैराडे का आवेश की आवश्यकता पड़ेगी। कितना आसान क्वेश्चन है बताओ, कितना आसान क्वेश्चन है। MnO4 क्या क्या बताओ? Mn2 में जा रहा है, किसमें? Mn2 प्लस में, तो यहाँ कितने, यहाँ प्लस 7 में, यहाँ प्लस 7 में, प्लस 2 में गया, कितने हुए कम? 5, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन इसने क्या करे होंगे? लिए होंगे, अपचयित हो गए, तब क्या बना? +2। क्या बना? अब देखो क्या बोलता है, 1 मोल, ये 1 मोल ही तो है, क्या है ये? 1 मोल के लिए कितना चाहिए? 5 फैराडे। कितना चाहिए? 5 फैराडे आवेश इसको चाहिए, है कि नहीं भाई? तब ये क्या हो रहा है? अपचयित हो रहा है। तो कितने फैराडे? 5 फैराडे आवेश। ठीक है, क्या इसका आंसर हो गया? ठीक है भाई, अब देखो 1 मोल H2O को H2 में जाने के लिए कितना चाहिए? देखो 1 मोल कौन है बताओ? H2O क्या हो रहा है? O2 में जा रहा है, O2 में जा रहा है, यहाँ किसमें? -2 में, यहाँ किसमें? +0 में जा रहा है कि नहीं? अब बताओ ये ऑक्सीकृत नहीं हो गया, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए होंगे, है ना भाई? अब इसे करो संतुलित, साथ में कौन होता है? OH भी तो होता है इसमें, OH हो गया, यहाँ H कितना है? 2, वहां कितना? 1, यहाँ 2 लगा दो। O कितना हो गया बताओ? O4 हो गया, यहाँ 2 लगा दो, कितना हो गया? अब O कितना हो गया बताओ? O2 हो गया, H4 हो गया, हो गया बस। देखो 2 मोल के लिए, 2 मोल से कितना बताओ? 2 फैराडे आवेश। कितना? हमको 1 मोल बोल रहा है ना, तो 1 मोल से कितना होता है बताओ? 1 मोल के लिए चाहिए कितना? 1 फैराडे। कितना चाहिए? 1 फैराडे चाहिए। ठीक है भाई, ऐसे सॉल्व करना था। ऑक्सीजन संतुलित है, हाँ बैलेंस है, 2 तो 4 होने का इसमें ऑक्सीजन, ऐसे तो 2 ही है। अच्छा तो उसमें 4 लगा दो भाई। 4 लगेगा ना, फिर वहां पे फिर वहां दिक्कत कर वो 1/2 अरे रुक जाओ तुम, इसको हम अभी करते हैं। मैंने देखो यहाँ O कितना? 2 है ना, पहले यहाँ से हटाओ। यहाँ O कितना? 1 नहीं है ना? 1 यहाँ पे क्या लगाओ? OH लगा दो, 2 OH यहाँ पर हो गया, यहाँ 4 लगेगा इसमें, है ना। 4 हो गए, 8 हो गया, और 4 हो गए, 4 हो गया और 4 थम जा। लेकिन नहीं यार, फिर वहां दिक्कत वही अभी कर देते हैं पूरा हम बैलेंस। देखो H2O था, ऑक्सीकृत हो जाएगा O2 में,
किसमें हो जाएगा? फोटो में O2 में। तो H प्लस आयन बचेगा इसमें, ठीक है भाई, क्या बचेगा इसमें? H प्लस आयन। और 2 इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पे लगाओगे, H यहाँ पर 2 था, यहाँ 2, ठीक है भाई, ऐसे देखो दिख रहा है। अब यहाँ कितना हो गया? 2 O है, यहाँ 2 लगाओगे 4, आपको यहाँ पर 4 आना चार पड़ेगा, आने पड़ेगी ना। ठीक है ना। यहाँ पर कितना आएगा? +4, ठीक है भाई, ऐसे, ठीक है ना। अब देखो 1 मोल एक O से कितना गया? 2, 2 से 4, यहाँ 4 आएगा, ठीक है भाई। देखो 2 मोल से कितना? 4 फैराडे आवेश है कि नहीं चाहिए ऑक्सीकृत होने के लिए। 1 मोल बताओ, 1 मोल से कितना चाहिए? 2 फैराडे, कितना? 2 फैराडे आवेश, ठीक है ना। इसका 2 फैराडे, यहाँ कितना है? 5, ठीक है ना। तो एक सॉल्व ऐसे होगा, ठीक है भाई। आगे आ जाओ, ये रखंड डैश में देखो, दे रखंड में 5 प्रश्न उत्तर आपको देने हैं। जिंक को संक्रमण तत्व क्यों मानते हैं हम लोग? क्यों मानते हैं? फिर क्यों नहीं मानते? उसमें क्योंकि उसके अंदर पूरे 10 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं। या तो डी कक्षक जो है अर्धपूरित हो, ये तो ठीक है ना, पूर्ण पूरित ना हो, तब क्या होगा? वो संक्रमण तत्व। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये जिंक का पूरे होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब बोलता है लेंथेनॉइड संकुचन आकुंचन क्या है, सभी जानते हो, मैंने आपको डिटेल में समझाया, ठीक है ना। आप जाकर देखो ना वो सॉरी लेक्चर, ठीक है ना। क्या हो देखो ना, जब आप सॉरी लेंथेनॉइड से यानी जब 4D से 5D में जाते हो सीरीज में, तो वहां पर क्या आते हैं? 14 लेंथेनॉइड तत्व आते हैं जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन F उपकोष में जाता है, ठीक है ना। जिसकी वजह से जो होता है F ब्लॉक के तत्वों की जो आकार है वो घट जाता है, क्योंकि लेंथेनॉइड की वजह से। तो हम इसे क्या बोलते हैं? लेंथेनॉइड आकुंचन, ठीक है। देखो जिंक की तुलना में जो Cr होता है वो प्रथम आयनन एंथैल्पी क्या होती है? कम होता है। क्यों? देखो भाई Cr का अगर आप देखोगे विन्यास, देखो ध्यान से, Cr का विन्यास क्या होता है? 4s1 और 3D कितना होता है? 5 होता है, ठीक है ना। 5 हो गया। अब एक मेरे पास कौन है बताओ? एक है मेरे पास, इसमें कहते हैं जिंक, है ना। जिंक जो जिंक होता है ना 4s2 और 3D कितना होता है? 10। देखो ये पूरित है, क्या ये? अब ये इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है तो आराम से इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, लेकिन ये पूरा 2 इलेक्ट्रॉन फुल करके बैठा है, तो क्या ये पूर्ण पूरित? S और D दोनों कक्षक है, इसलिए क्या होगा? जिंक का अधिक होगा, ठीक है भाई। जिंक की तुलना में Cr की प्रथम आयनन एंथैल्पी हमेशा कम होती है। कारण क्या है? जो Cr होता है इसका केवल अर्धपूरित है कि नहीं, जो कि पूर्ण पूरित जिंक के विन्यास की तुलना में कम स्थायी होगा, ठीक है ना। इसलिए आगे बढ़ते हैं। संक्रमण तत्व क्यों उत्तम उत्प्रेरक है? क्या है? उत्तम उत्प्रेरक है, ठीक है ना। ये आपको जानना है, क्योंकि ये क्या करते हैं? परिवर्तनशील ऑक्सीडेशन संख्या प्रदर्शित करते हैं, ठीक है भाई। इसीलिए क्या होता है? ये एक उत्तम उत्प्रेरक होते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। संक्रमण धातुओं के यौगिक समांतर रंगीन होते हैं। कारण बताओ भैया। रंगीन इसलिए होते हैं कि एक तो ये परिवर्तनशील ऑक्सीडेशन नंबर दर्शाते हैं, दूसरा ये dd संक्रमण प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब ये dd क्या होता है? संक्रमण, ये मैंने आपको समझा रखा है, ठीक है ना। अगर आप आराम से देख पाओगे, ठीक है। आगे बढ़ते आ जाओ। अगला देखो जिसमें क्वेश्चन वो ये है कि MnO4 एवं K2MnO4 की तुलना में कौन सा अनुचुंबक है और क्यों है? देखो भैया KMnO4 हो गया हमारा, तो KMnO4 मतलब ऐसा होता है कि नहीं? KMnO4 K होता है ना, KMnO4। देखो इसमें KMnO4 क्या होता है? इसमें ये हमारा होता है KMnO4 में, और अनुचुंबक कौन है? K2MnO4, ठीक है ना। क्योंकि डी पाई क्या होता है इसके अंदर बताओ? डी पाई आबंधन इसमें होता है, ठीक है। ये आप आराम से खुद से कर पाओगे, ठीक है ना। मैंने बहुत ज्यादा अच्छे से डी ब्लॉक तत्व के अंदर इन दोनों को ना विस्तार से इसका वर्णन क्या हुआ है, ठीक है। तो आप वहां जाकर आप उसको आराम से देख पाओगे, ठीक है। प्रतिलोम प्रासरण क्या होता है? सभी सब जानते हो, जब प्रासरण दाब से अधिक दाब आप लगा देते हो, ठीक है ना, तब होता है प्रश्न, ठीक है। अब ये जलीय स्पीशीज के लिए क्या होता है? गर्म जल। हैंड का नियम होता है, सब जानते हो, मैंने इसको भी विस्तार से समझाया हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास फिर से क्या आ गया बताओ? इसमें एक इसमें आगे न्यूमेरिकल, ठीक है। तो ये आप ना देखो डे टू डे ना इसके अंदर फॉर्मूला अप्लाई कर पाओगे। इसमें क्या बोलता है हमसे? ग्लूकोज हो गया यार, बहुत आसान क्वेश्चन है, खुद से करना ट्राई, आराम से सॉल्व हो जाएगा। इथेनॉइक अम्ल को विनोइक अम्ल में घोलने पर परागुप्त कीजिए कि वांटोप गुणांक क्या होगा? कम होगा या अधिक होगा? सिंपल सी बात है, कम होगा। क्या होगा? कम होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है? संगुणन इसमें होता है। क्या होता है? आपको याद होगा ना, CH3 था, COH था, जब आप उसको पानी में डालते हो ना, पानी में, तो ये क्या होता है? CH3COH, है ना। इस पर नीचे ट्वाइस आता है। क्या आता है? ट्वाइस होता है ना, संगुणन हो गया। क्या हो गया?
देखो भाई, तो यहां तक तुम्हारा कर लोगे, ये तुम्हारा हो गया। आदर्श विलयन परिभाषा सभी जानते हैं ना, जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। CaCl2 मोलर भार बताओ, यहां पर I का मान आपको देखना पड़ेगा, कितना होगा 3, कितना होगा 3, है कि नहीं। मोलर भार आपको दे रखा है, उस भार का मतलब, भार मतलब क्या होता है, द्रव्यमान का परिकलन कीजिए जिसे 500 ग्राम जल में विलीन करने पर हिमांक कमी हो गया डेल्टा TF, तो उसमें आपको दे रखा है कितना बताओ 2 केल्विन, ठीक है। यह मानते हुए CaCl2 पूर्ण वियोजित होता है, मतलब I का मान कितना 2 हो गया, तो डेल्टा TF इक्वल टू क्या होता है KF M और I, याद है आपको, जब वैन टॉप गुणांक हम लोग लगा देते हैं तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, और I का मान कितना 2, सॉरी 3। कैल्शियम क्लोराइड जो होता है पूर्ण वियोजित हो रहा है, देखो इसने कह दिया इसमें क्वेश्चन ना, क्या हो रहा है बताओ, पूर्ण क्या हो रहा है, ये वियोजित हो रहा है, तो जब इसका हो रहा है पूर्ण वियोजन तो आप I का मान कितना लोगे, देखो ये है CaCl2, जब पानी में जाएगा ये तो क्या बनेगा, Ca का कितना एक आयन होगा, यानी Ca प्लस 2, तो एक आयन इसका 2 इसका 3 हो, कुल 3 हो गया ऐसे, ठीक है ना। ये भी आसान हार्ड बिल्कुल भी नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है भाई साहब, वो तुम्हारी जो है ना धर के निकालने वाली है सब कुछ, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन जो पेपर में आता है, क्या पता सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाए यूपी बोर्ड में, ठीक है, या फिर दूसरा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन पेपर में पक्का एक तो आएगा, ठीक है ना। लेकिन यहां पर देखो क्या कहता है, C7H7ON आणविक सूत्र का कोई अमाइड A है। देखो ध्यान से, अमाइड बोला तो मैं समझ गया CONH2 है, समझा कैसे, बेंजीन होता है C6H7, सॉरी C6H5 होता है, 5 इसका H 2 7 हो गया, C एक इधर 6 का 7 हो गया, O और N है कि नहीं, देखो ये है इसमें, ये कौन है बताओ, बेंजामाइड, ए था हमारा, कौन था बताओ, ए था। हॉपेन ब्रोमाइड आप सभी जानते हो क्या करते हैं इसके अंदर, इसमें हम लोग Br2 घेरते हैं और NaOH डालते हैं, या फिर KH घेर दो, क्या बनता है बताओ, प्राथमिक एमीन बनता है, क्या बनता है आपको, ये क्या देगा एनिलीन, क्या देगा बताओ, ये आपका B हो गया, क्या हो गया बताओ, B हो गया। अब क्या बोलता है 273-278 केल्विन पर नाइट्रस अम्ल, हम सब जानते हैं, गली का बच्चा जानता है, क्या जानता है भैया, कि जब आप इसके अंदर क्या डालते हो नाइट्रस अम्ल NaNO2 प्लस HCl 273 से 278 केल्विन, 73 से 278 केल्विन वापस दाब उससे तापमान रखते हो, है कि नहीं। और क्या बोलता है बताओ, हाँ तब आपको क्या देता है, डाइजोनियम लवण देता है, क्या देता है बताओ, N2 डबल है ना, ट्रिपल बॉन्ड Cl, लग गया, C मिल गया आपको, ये C है, क्या है ये। अब देखो C में क्या बोलता है, C, अब C के अंदर क्या डालना है, क्लोरोफॉर्म और इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ध्यान रखना कार्बिल एमीन अभिक्रिया मैंने आपको पढ़ाया था, जो कि केवल प्राथमिक अमाइन ही अभिक्रिया देता है। तो अगर C में आपने क्या डाल दिया बताओ, क्लोरोफॉर्म CH और साथ में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कैसा, इथेनॉलिक, तो इसमें आपको क्या मिलता है NC, मतलब नैन्सी, NC, ठीक है ना। हम लोग इसे क्या बोलते हैं, कार्बिल एमीन अभिक्रिया हम इसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर हम इसके अंदर क्या डाल देते हैं बताओ, एल्को इथेनॉल, दो हमसे क्या बोल रहा है, ये कह रहा है अगर हम C में इथेनॉल डाल देंगे तो E बना देता है, क्या बनाता है, अब देखो ध्यान से, यहां पर डाइजोनियम सॉल्ट है, इथेनॉल डाल दो इसमें, CH3 CH2 और ये OH, याद है ये कपलिंग अभिक्रिया होता है, कपलिंग यानी कि युग्मन अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका H यहां से निकाल देंगे, ठीक है ना, तो देखो OH ये रहा और यहां पर CH2, इधर क्या है CH2, इसका H बाहर निकल जाता है, ठीक है, और इसके साथ में जुड़ जाएगा, ठीक है, किसी बेंजीन के साथ में, ठीक है भाई, ध्यान रखना। और यहां पर कौन है N2Cl, ठीक है भाई, ये क्या बना एजो, डाई एजो बनता है, डाई एजो, तो ये क्या, ये E हुआ तुम्हारा उत्पाद, ठीक है ना, ये हो गया, ये युग्मन अभिक्रिया था। तुम्हारे कोर्स में जो एनसीईआरटी में उन्होंने इथेनॉल के स्थान पर फिनॉल लिया हुआ है, क्या लिया हुआ है, फिनॉल, ठीक है ना। फिनॉल को हम लोग जोड़ते हैं किसमें, डाइजोनियम लवण में, तो बनता है युग्मन अभिक्रिया। तुम्हारे एग्जाम के अंदर पेपर में आएगा क्वेश्चन युग्मन अभिक्रिया डाइजोनियम लवण का, ठीक है ना, फिनॉल का, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हुआ, कुछ ये क्वेश्चन बड़ा इंपोर्टेंट, ठीक है ना। अब तो इसमें अथवा में ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब अथवा में तो ये क्वेश्चन हिंसबर्ग क्या होता है, ठीक है, तो बड़ा इंपोर्टेंट है ना, इसे आप खुद ही अपने आप से करना। इन सभी को मेरे द्वारा पढ़ा दिया गया है, ठीक है ना। तो आपको हमने आज पूरा जो सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है उसको हमने सॉल्व करवा दिया हिंदी माध्यम के लिए, ठीक है। यहां से आवश्यक ही आपने अगर पूरा वीडियो यहां तक देखा है तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है।
आपसे हम लोग मिलते हैं अगले नए लेक्चर में। आपके लिए पूरी केमिस्ट्री में आपके साथ रहूंगा, पूरा कंप्लीट रिवीजन वीडियो लेकर के आऊंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से क्या आपको पढ़ना चाहिए, संपूर्ण वीडियो आपके पास लेकर के आता रहूंगा। आप इस पेपर को एक बार खुद से जरूर सॉल्व करें, ठीक है। आपसे मिलते हैं एक और नए लेक्चर में। अपना प्रिपरेशन करते रहें, जारी रखें, ठीक है ना। अपने स्वास्थ्य का बहुत बहुत ख्याल रखें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।